सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग डे 22 में कंप्लीट रेशियो पढ़ने वाले हैं। कंप्लीट रेशियो जो भी आपके CGL, CHSL, CPO, सिलेक्शन पोस्ट, इन सब के जो भी बेहतरीन सवाल आए हुए हैं उसको टाइप वाइज, लेवल वाइज अरेंज करके आपको जबरदस्त तरीके से सारे क्वेश्चन को सिखाया जाएगा। आपके जो बेसिक क्वेश्चन है उसको भी हमने लिया है। जैसे आपको एग्जाम्पल के लिए दिखाऊं तो हमने इस बेसिक सवाल को भी लिया है, A:B:C वाले, जो कि CGL में आया हुआ है। और आपके इसके जो सबसे डिफिकल्ट पैटर्न के सवाल आए हुए हैं उसको भी हमने लिया है। जो इस साल के सबसे डिफिकल्ट पैटर्न रेशियो में रहा है वो आप सभी को पता है कि वो आपके दो पैटर्न रहा है। एक इनकम एक्सपेंडिचर रहा है और एक क्वाइन बेस्ड क्वेश्चन रहा है। जैसे आप देखोगे तो क्वाइन बेस्ड क्वेश्चन जो सबसे डिफिकल्ट रहा है ये भी लिया हूं। तो क्लास थोड़ी लंबी होगी, थोड़ा बेहतर एक्सप्लेनेशन होगा आपके। इसके अलावा जो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड है उसके भी क्वेश्चन हमने ले रखे हैं, जो क्वेश्चन आए हुए हैं CGL में। इसके अलावा जो इनकम एक्सपेंडिचर के डिफिकल्ट वाले सवाल हैं उसको भी हमने ले रखे हैं, चाहे वो CGL वाला हो चाहे CHSL वाला हो। तो अगर आप पूरा का पूरा रेशियो के लेटेस्ट सवालों से रूबरू होना चाहते हो तो इस सेशन में आपको सब कुछ एक साथ मिल जाएगा, ये सारे सवाल। ठीक है, अगर हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करें इसके पहले आपको बता दें कि अपना कंप्लीट मैथ्स कोर्स में अरिथमेटिक को हमने 3 पोर्शन में बांटा था। और जो 3 पोर्शन है आपके सामने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 था, जिसमें हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, पार्ट 2 भी कंप्लीट हो चुका है, पार्ट 3 में हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन कंप्लीट हो चुका है। इसमें आपका अगला वाला रेशियो आज चल रहा है। इसके 2 दिन बाद आपका प्रपोर्शन का क्लास होगा, फिर एक क्लास आपका एज का होगा, एक ही क्लास आपका पार्टनरशिप का होगा और 2 क्लास आपका एवरेज का होगा, फिर खत्म हो जाएगा। मतलब आज के क्लास के बाद आपको टोटल 4 क्लासेस मिलने वाली है। आज के क्लास के बाद आपको टोटल 4 क्लासेस मिलने वाली है, 1, 2, 4। और ये 4 क्लासेस में आपका प्रॉपर खत्म कर देंगे। मे बी एवरेज में आपको 3 क्लासेस दे दूं, इससे ज्यादा नहीं दूंगा क्योंकि आपके इसके ज्यादा आएगा ही नहीं एक भी सवाल। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन स्टार्ट करेंगे तो जो भी आपके 2024 में पेपर हुए थे उन सभी के सभी सवालों को हमने आपके इतने सारे टाइप में बांट रखे हैं, जिसमें पहला टाइप है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो। आप ध्यान रखना आज रेशियो का सेशन है, प्रोपोर्शन का नहीं है। प्रोपोर्शन के ऊपर आपको स्पेशल 2 घंटे का सेशन मिलेगा, ऐसा नहीं। कुछ जगह आप देखोगे रेशियो प्रोपोर्शन लिख के एक ही में 2 सवाल एज के, 2 सवाल प्रोपोर्शन के, 2 सवाल पार्टनरशिप के करा के एंड कर दिया जाता है। रेशियो का मतलब सिर्फ रेशियो को हमने आज कराएंगे। फिर जब प्रोपोर्शन कराऊंगा तो प्रोपोर्शन में आपको और अच्छे लेवल पे सवाल आए हैं CGL में, जो एकदम नए रहे हैं, काफी बच्चे नहीं कर पाए हैं। तो प्रोपोर्शन आपका ज्यादा अच्छा आया है, रेशियो से भी ज्यादा अच्छे लेवल पर प्रोपोर्शन आया हुआ है। प्रोपोर्शन में जो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है उससे नए नए सवाल बने हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे, तो नेक्स्ट सेशन में करेंगे अच्छे लेवल के सवाल। अभी हम लोग सिर्फ रेशियो पे फोकस कर रहे हैं। तो रेशियो का हमारा जो टाइप है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो, कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इससे इजी सवाल आए हुए हैं। इनकम एक्सपेंडिचर से कुछ अच्छे सवाल है, क्वाइन बेस से भी कुछ अच्छे सवाल है। तो ये दोनों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल इससे अगर सवाल बनते हैं तो अच्छे आएंगे। क्रॉस प्रोडक्ट तो मैं ऐसे कई बार पढ़ा रखा हूं, यूट्यूब पर भी आपका 1 घंटे का स्पेशल लेक्चर क्रॉस प्रोडक्ट मेथड पे दे रखा हूं, तो ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मिसलेनियस में 1-2 सवाल है, ज्यादा नहीं है, बेसिक सवाल थे, लास्ट में हमने बस डाल दिया कि इसको भी करा दूंगा। तो जो आपके मेजर आज के चैप्टर का मेजर कॉन्सेप्ट है, जो आज के चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमसे अगर पूछा जाए तो ये है, ये 3 चीज। 3 में भी अगर कोई इंपॉर्टेंट पूछे तो सिर्फ 2 चीज, इस 2 को आपको ढंग से पढ़ना है, इससे आपके अच्छे सवाल आए। ठीक है, अगर मैं आगे बढ़ूं मेरे लाल, आप सभी को पता है कि अभ्यास बैच जो कि एक प्रैक्टिस बैच है जिसके बेसिक्स क्लियर है, उन सारे बच्चों के लिए ये एक मिक्स प्रैक्टिस बैच हम लोगों ने लाया था। और ये अब बैच आपका एंड हो रखा है, अब ये बैच खत्म हो गया है।
आपके 5 लेक्चर बचे हुए हैं, जिसके 5 लेक्चर में हम एग्जाम का डेट आ जाएगा तब हम 5 लेक्चर कराने वाले हैं, जिसमें 2 लेक्चर आपका होने वाला है मेरे लाल इजी टू मॉडरेट, 2 लेक्चर होने वाले हैं मॉडरेट टू डिफिकल्ट, और 1 लेक्चर होने वाला है डिफिकल्ट। ये 5 लेक्चर हमने होल्ड कर दिया है आप लोगों के पेपर के टाइम के लिए, ठीक है। अब मैं बात करूं कि इसकी जो फी है, करेंटली इसका फी भी हमने सिर्फ 399 कर दिया है कि अब ये रिकॉर्डेड बैच है। कोई भी बच्चा 399 में 30 मॉक टेस्ट, जिसमें आपको रैंकर से अप्रोच से सवालों को सॉल्व करने सिखाया गया है, क्लास नोट्स, प्रिंटेबल पीडीएफ, क्विजेज, टेलीग्राम ग्रुप, हर चीज दिया गया है। और लाइव अब तो इंड हो रखा है, तो आपके लिए वीओडी कंप्लीट आज अगर इनरोल करते हो तो आज ही आपको 25 के 25 सेट मिल जाएंगे। आपको क्विज के फॉर्मेट में मिल जाएगा, तो आप क्विज भी अटेम्प्ट कर सकते हो। प्रिंटेबल पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ से ही बार बार प्रैक्टिस कर सकते हो। सॉल्यूशन पीडीएफ मिल जाएगा जिसको आप देख सकते हो, और क्लास लेक्चर मिल जाएगा जिससे आप बार बार रिवीजन कर सकते हो। और सिर्फ 399 में 1 साल की वैलिडिटी के साथ इस कोर्स को हमने दिया है। सारे बच्चे, अगर आपके कोई भाई है, बंधु है जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, मार्क्स से स्टक कर गया है, उन सारे बच्चों से इनरोल करने के लिए आप बोल सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऐप का, जाके इनरोल कर लेना। अगर आपको जरूरत नहीं तो अपने दोस्त यार को जरूर बताएं, ठीक है। अब आ जाओ, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो में कुछ खास है नहीं कॉन्सेप्ट, आप सवालों के माध्यम से ही इसके कॉन्सेप्ट को सीखते चले जाना। पहला सवाल मेरे लाल आपके सामने है, जो कि बच्चा बच्चा कर लेगा, लेकिन हमारा तरीका वही है कि जो भी सवाल आए हैं इजी से लेकर अच्छे लेवल तक सारे के सारे सवाल मैं यहां पे करा दूंगा, ठीक है। चलो, हाँ अभिषेक सिंह, ये बात जो आप बोले हो ना, मुझे पता नहीं क्यों आज ही मैं अपने टीम से डिस्कस कर रहा था कि लास्ट ईयर नीट के पेपर में हुआ क्या था कि 720 में से 720 मार्क्स बहुत सारे बच्चे स्कोर कर दिए। काफी लोग इसे बोलने लगे कि स्कैम हुआ है, पेपर का लेवल इजी आया है, ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए। इस साल जो आपके नीट का पेपर हुआ है वो इस लेवल पर लिया गया है कि नीट के पेपर में बायोलॉजी का वेटेज ज्यादा होता है, और बायोलॉजी से ही मेन चीज होता है। मेडिकल में बायोलॉजी ही मेन चीज है। वहां पर आपके फिजिक्स के क्वेश्चंस को जेई एडवांस लेवल पर पूछा गया, जिस पोर्शन को उस लेवल पर बच्चे कभी तैयारी ही नहीं करते हैं। तो मे भी भगवान करे कि एसएससी भी कुछ ऐसा ही थोड़े ऊपर लेवल जाके पेपर सेट करे, इससे कम से कम जो स्कैम वाला प्रॉब्लम है और जो डिजर्विंग बच्चे हैं वो पीछे ना रह जाए। जो मेहनत किया है, डेडिकेशन के साथ पढ़ा है, वो सेलेक्ट हो, और थोड़ा कट ऑफ भी डाउन जाए यार। हर साल कट ऑफ 150-60 चला जाता है, 120-30 पर कट ऑफ आके स्टक करे, ज्यादा सही रहेगा। कट ऑफ कम जाता है तो इससे बच्चों को लगता है कि हाँ पेपर अच्छे लेवल पर आ रहा है, तो ढंग से पढ़ते हैं, नहीं तो लोग पढ़ना भी छोड़ देते हैं, ठीक है। आ जाओ, सवाल पे फोकस करो, बातें बाद में करेंगे। कन्वर्ट 28% इंटू द फॉर्म ऑफ रेशियो। सीधी सी बात है, 28% को रेशियो में बदलना है तो 28/100 सीधा सीधा काट लिया, 4 7 28 और 25 चौके 100, 7/25, 7/25 ऑप्शन बी। बेसिक सवाल था। अगला सवाल भी बहुत बेसिक सवाल है, सारे बच्चे करेंगे। ऐसे सवालों के लिए आपको पेन उठाने की नीड नहीं है। सवाल क्या है मेरे लाल कि ए अनुपात बी जो है 6:8 है, बी अनुपात सी जो है 7:10 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बताओ। अगर ऐसे बेसिक से इसे करोगे तो बेसिक से कैसे किया जाता है कि आप ए अनुपात बी लिख दोगे, ये 6:8, और बी अनुपात सी लिख दोगे 7:10, और फिर इसे मर्ज कर दोगे कि 7 आगे बढ़ा दिया, 8 आगे बढ़ा दिया, 6 7 42, 8 7 56 और 8 10 80। सर 2 से कट रहा है, काट दो। 21 दूना 42, 28 दूना 56 और 40 दूना 80। 21:28:40। लेकिन आपका पेपर ओरिएंटेड अप्रोच ये नहीं है। पेपर में ऐसे नहीं करना होता है। पेपर में आपका थोड़ा सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिमाग लगाना है। अगर पेपर में ऐसे सॉल्व करोगे तो फिर फायदा नहीं है पढ़ने का। पेपर में मैं देखो क्या देखूंगा, अगर मैं पेपर में बैठा हूं तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा इस सवाल को, मैं आपको सिखाता हूं। मैं बोलूंगा सर A:B क्या है, 6:8 है। अगर मैं एक बार इसे काट लूं तो A:B क्या है, 3:4 है। तब A:B हमेशा 3:4 रहेगा। A:B हमेशा 3:4 रहेगा। मैं देखा क्या ये A अनुपात भी 3:4 है? नहीं सर, ये 14:31 है, ये 21:23 है, ये 23:32 है। जब हमने यहां देखा 7 × 21 7 × 28, सर ये 3:4 है। ऑप्शन सी सही।
बिना पेन उठाए सिर्फ मैं इसको देखूंगा कहां पर ए अनुपात बी 3:4 है और मैं इजीली आंसर टिक कर पाऊंगा। अगर इस बात को समझ गए हो तो जैसे हमने सिखाया है एकदम एज इट इज सीजीएल में सवाल आया है और मैं एज इट इज लेकर आया हूं, बिल्कुल चेंज नहीं किया हूं, वैसे ही करना इस सवाल को बिना पेन उठाए। बिना पेन उठाए जरूर करना। सर सीजीएल में पैटर्न चेंज होगा, डिस्क्रिप्टिव आएगा, सब लोग बोल रहे हैं। जो लोग बोल रहा है उनको बहुत पहुंच है, उनके पास भगवान से सीधा कनेक्शन है, एसएससी से सीधा उनके बाल से और दिमाग से कनेक्शन है, हमारे पास नहीं है। वो लोग बोलने दो, हमें नहीं पता है, हमें पता चलेगा जब एसएससी बताएगा तब। लोग बोलते हैं कि 3 महीने में नौकरी ले लिया हमने, 2 महीने में दुनिया हिला दिया, 1 महीने में ये कर दिया, तो लोगों को सुनोगे तो जीवन नहीं चलेगा। पढ़ाई पे फोकस करो। पढ़ने वाले बच्चे आखिरी में नौकरी लेते हैं। बकैती यूट्यूब पर रोज चलता है, रोज अलग दिन अलग बातें होती है, बातों में खुद को रख लो, जीवन भर सिलेक्शन मत लो। देखो ए अनुपात बी क्या है, 6:8। सर फिर से ये 3:4 में है, कहां पर 3:4 बन रहा है? ये 10:23 है, ये 14:31 है, ये 11:32 है। 3 ऑप्शन कट गया तो चौथा मैं चेक भी नहीं करूंगा। 2 तरीके होते हैं सॉल्व करने का, एक कि मैं अगर सही उत्तर छांट लूं टिक कर दूंगा, या कि मैं 3 गलत प्रूफ कर दूं। हमने ए सी बी तीनों गलत प्रूफ कर दिया तो डी को मैं चेक भी नहीं करूंगा, आंसर हो गया। ठीक है, चलो अगला सवाल खुद से करो, बिना पेन उठाए करो। सीएचएसएल का सवाल है कि ए अनुपात बी 3:7 है, 4×3=12, 4×7=28, 4×3=12, 4×7=28। सर ऑप्शन बी ऑप्शन डी कट गया, या तो ए हो सकता है या तो सी हो सकता है। अब मुझसे बोला गया कि बी अनुपात सी 4:9 है, तो 4×7=8, 7×4=28, 7×9=63, ये 4:9 है, ये नहीं होगा, खत्म। बहुत ही बेसिक सवाल है और बहुत ही आसानी से आप इसे कर सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आसानी से हो गया। ऑप्शन ए सही है, अगर ऑप्शन ए सही है तो इसे करो। ए अनुपात बी जो है 2:3 है और बी अनुपात सी जो है 7:8 है। अब आपको बताना क्या है, ए अनुपात सी। लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, सर बी जो है यहां पर 3 है और जो बी है यहां पर 7 है, इस बी को दोनों जगह बराबर करने के लिए इसमें 7 से और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ए जो हो जाएगा 7×2=14 हो जाएगा, और जो सी हो जाएगा 2×8=16 हो जाएगा। 14:16, 7:8 आंसर होना चाहिए। अरे रे गलती कर दिया भाई, 3×8=24 हो जाएगा ना, सी 24 हो जाएगा, तो 7:12 आंसर हो जाएगा। डी, ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। क्लियर है? बोलोगे हाँ सर क्लियर है। भाई मेरे प्रिंटेबल पीडीएफ जब चैप्टर एंड हो जाता है उसके सारे को एक साथ मर्ज करके आपके एप्लीकेशन पर दे दिया जाता है। ठीक है, अच्छा फोकस करो अगले सवाल पर। अब ये सवाल एक सीएचएसएल में और आया कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी सबको बताना है जब आपके A/B 3:4 है। अब हमने पहला लाइन पढ़ा कि A/B 3:4 है, तो मैं बोलूंगा 5×3=15, 5×4=20, 5×3=15, 5×4=20, 5×10=20, 1:2 है, 5×5=25, 5×3=15, 3:5 है। मेरे बी और डी खत्म हो गए। मैंने जब पहला लाइन पढ़ा कि A/B जो है वो 3:4 में होना चाहिए, हमने सारे ऑप्शन को मैच कराए कि कहां पर A/B 3:4 है, तो हमारे बी और डी गलत हो गए। बोलोगे हाँ सर। अब मैं चेक करूंगा कि बी और सी 2:3 कहां है। 10×20, 10×3=30, ये 2:3 है, लेकिन ये 5×4=20, 5×7=35, ये 4:7 में है। सर बी सी 4:7 में है तो इसे हमने काट दिया, तो मेरा बच गया ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर। इसको बेसिक से नहीं करना, ऐसे सवालों को लोग बेसिक से करने में बहुत टाइम बर्बाद कर देते हैं कि वो ऐसे करते हैं कि ए अनुपात बी जो है वो 3:4 है, बी अनुपात सी जो है वो 2:3 है, और सी अनुपात डी जो है उन्हें बोलते हैं कि 5:6 है, और फिर इसे अपना गुणा करते हैं, फिर काटाकुटी करते हैं, इतना लेंदी कर देते हैं। ऐसे आपको नहीं करना। अब सीधा ऑप्शन मैच कराओ, जो ऑप्शन आपका मैच कर जाए वही सही उत्तर है। ठीक, समझ में तो आ रहा है? सारे बच्चों को समझ में तो आ रहा है? बताओ भाई, बताओ। अविनाश वर्मा नेपाल से हूं, लेकिन आप
वीडियो देखता हूं बैंकिंग एग्जाम के लिए। नेपाल में कौन सी बैंक है भाई जिसकी तैयारी करता है? देखो, बोला गया है कि ए का 40%, बी का 60% और सी का 1/6 बराबर है। पहले हम लोग ए का 40% और बी का 60% को बराबर कर दिए। परसेंट से परसेंट खत्म, जीरो से जीरो खत्म, 2 दूना 4, 2 तिया 6, तो बी को इधर ले आया तो ए बटे बी क्या हो जाएगा? 3/2। मतलब ए अनुपात बी जो है 3:2 है। ठीक है, ठीक है। 5 तिया 15, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 दूना 10। सर ये भी 3:2 है, ये भी 3:2 है। 18 दूना 36, 2 5 10, ये 18:5 है। 5 दूना 10, 5 तिया 15, ये 2:3 है। मतलब या तो ए होगा या बी होगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि बी और सी को कंपेयर कर देता हूं। कैसे करूंगा? देखो, बी का 60%, तो बी का 60% 60/100 बराबर है सी के 1/6 के। जीरो से जीरो खत्म, 2 तिया 6, 2 5 10, ये 5 इधर जाएगा, 3 नीचे आएगा, सी इधर आएगा, तो बी अनुपात सी क्या होगा मेरे लाल? ये हो जाएगा 5/18। अब कहां पर बी इज टू सी 5/18 बन रहा है? देखो सर, 2 5 10, 2 9 18, ये 5:9 है, तो ऑप्शन ए खत्म, ऑप्शन बी जो होगा सही उत्तर होगा। जिस भी बच्चे का ऑप्शन बी आ रहा है एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। क्लियर है? बोलोगे हाँ सर क्लियर है। अगर क्लियर है तो इस सवाल को करो सॉल्व। इस सवाल को करने से पहले मैं छोटा सा एक कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं जिसका अप्लाई है और कई बार आते रहता है। जो भी बच्चों को आता होगा फटाफट से बताएं कि अगर मैं लिख दूं कि 2 ऑफ ए बराबर है 3 ऑफ बी बराबर 5 ऑफ सी के, तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा? अगर इसे कर ले रहे हो तो फटाफट से एक और बता देना कि 3 ऑफ ए बराबर 4 ऑफ बी बराबर 5 ऑफ सी है, तो ए इज टू बी इज टू सी क्या है? पहला सवाल। दूसरा यहीं पे बोल दे रहा हूं कि 5 ऑफ ए बराबर 7 ऑफ बी बराबर 9 ऑफ सी है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या है? तीसरा सवाल कि 7 ऑफ ए बराबर 11 ऑफ बी बराबर 13 ऑफ सी है, तो ए इज टू बी इज टू सी क्या है? पहला का आंसर, दूसरा का आंसर, तीसरा का आंसर, सबका दो, बताओ। चलो, सवाल क्या है मेरे लाल? सवाल है कि 2 ऑफ ए बराबर 3 ऑफ बी बराबर 5 ऑफ सी। इसे अगर बेसिक से करने जाओगे तो कैसे करते हैं, ध्यान देना। एक बार मैं कई तरीके से कर सकता हूं, 4-5 तरीके, एक तरीका मैं सिखा देता हूं। एक बार इन दोनों को कंपेयर कर लूंगा कि 2a बराबर 3b, तो a बटे b क्या होगा? सर ये हो जाएगा 3/2। जब इन दोनों को कंपेयर कर लूं तो ये क्या हो जाएगा? 3b बराबर 5 से, तो b/c क्या होगा? सर b/c हो जाएगा 5/3। अब मुझे a अनुपात b पता है, b अनुपात c पता है, मर्ज कर दूंगा। a अनुपात b पता है और b अनुपात c पता है, तो मर्ज कर दूंगा। 3:2 और 5:3, तो ये हो जाएगा 3 5 15, 2 5 10 और 2 3 6, 15 10 6। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, दोबारा कभी आपको, बस एक शॉर्ट ट्रिक आपको आएगा, दोबारा कभी ऐसे सवालों में आप फंसोगे नहीं, एक ही बार में कर लोगे। कॉन्सेप्ट उस शॉर्ट ट्रिक का ये होता है, कॉन्सेप्ट एक बार समझ लो उस शॉर्ट ट्रिक के पहले। अगर मैं बोल दूं कि a/3 इज टू b/4 इज टू c/5, a/3 बराबर b/4 बराबर c/5 दिया है, तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा? तो आप सीधा सीधा बोल सकते हो 3:4:5। ऐसा क्यों होता है? अगर इन सबको मैं k के बराबर कर दूं तो a बराबर हो जाएगा 3k, b बराबर हो जाएगा 4k, 5 बराबर c बराबर 5k। अगर ये दिया रहा है सिंपल सा बात कि a/3 बराबर b/4 बराबर c/5, अगर 3 को इधर ले जाऊं तो a बराबर 3k, b को इधर ले जाऊं तो b बराबर 4k और 5 को इधर ले जाऊं तो c बराबर 5k। मतलब एक बार इससे इसको, एक बार इससे इसको, एक बार इससे इसको कंपेयर कर दिया तो k तो कट जाएगा, तो 3:4:5। यहां से मैं ये बात ध्यान रख सकता हूं क्या? अगर a अपॉन समथिंग है, b अपॉन समथिंग है, c अपॉन समथिंग है, ऊपर में कुछ नहीं है, तो मैं सीधा a/b/c उसके डिनोमिनेटर को लिख सकता हूं। बोलोगे हाँ सर। तो पहला तरीका मैं लिख सकता हूं इसे
अगर ऊपर में मैं सबको खत्म कर दूं, मतलब 2 3 5 को खत्म कर दूं, इसके लिए 2 3 5 के एलसीएम से डिवाइड कर दो। 2 3 5 का एलसीएम 30 आता है, 30 से डिवाइड कर दिया। 15 दूना 30, 3 दहा 30, 5 छक्के 30। अब ये हो गया a बाई 15, ये हो गया a बाई 15, ये हो गया b बाई 10 और ये हो गया c बाई 6। तो यहां से ही बोल सकता हूं कि a इज टू बी इज टू सी जो होगा 15:10:6 होगा। क्लियर है तो एक बार यस सर बोलो, क्लियर है तो एक बार यस सर बोलो, बताओ भाई बताओ, क्लियर है तो एक बार यस सर बोलो। अब देखो एक और तरीका होता है, कई बार आपके सामने सवाल को ऐसे सेट कर दिया जाता है, जैसे हमने इस सवाल को सेट कर दिया है कि आपके लिए एलसीएम निकालना लेंदी हो जाए, तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, क्या बोलोगे मुझे ए लिखना है तो बी और सी के कॉफिशिएंट का मल्टीप्लीकेशन लिख दूंगा 3 × 5। मुझे बी लिखना है तो ए और सी के कॉफिशिएंट को लिख दूंगा 2 × 5। और मुझे सी लिखना है तो ए और बी के कॉफिशिएंट को लिख दूंगा 2 × 3। फिर भी मेरा आंसर वही आता है। मतलब मुझे अगर कल को आपके सामने ऐसा लिखा हुआ दे दे, ऐसा लिखा हुआ दे दे कि मान लेते हैं एक्स ऑफ ए बराबर वाई ऑफ बी बराबर जेड ऑफ सी, और मुझसे ए रेशियो बी रेशियो सी एक्स वाई जेड के अनुपात में पूछ ले, तो मैं सिंपल बोल दूंगा ए लिखना है तो बी और सी के कॉफिशिएंट वाई जेड हो जाएगा, बी लिखना है तो ए और सी के कॉफिशिएंट एक्स और जेड लिख दो, और सी लिखना है तो ए और बी का कॉफिशिएंट एक्स वाई लिख दो। ये तरीका भी ध्यान रखना। अब मैं आपको जैसे जब मन करेगा वैसे कर दूंगा। अब पूरा मेरे ऊपर है कि जब जैसन तब तैसन ना तो मर्द कैसन। अब जब मेरा दिमाग में जो आएगा उससे करूंगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा। देखो अब मुझे ए अनुपात बी अनुपात सी लिखना है, ए लिखना है 4 × 5 = 20 कर दो, बी लिखना है 3 × 5 = 15 कर दो, सी लिखना है तो आप 3 × 4 = 12 कर दो, 20 15 12। मुझे इसको लिखना है तो आप चाहो तो एलसीएम लेके भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चे एलसीएम कर रहे थे तो मैंने एलसीएम वाला मेथड बता दिया, वैसे ये ज्यादा आसान होता है। ए लिखना है 7 × 9 = 63, बी लिखना है 5 × 9 = 45 और सी लिखना है तो 7 × 5 = 35, खत्म। ए लिखना है 11 × 13 = 143, बी लिखना है 7 × 13 = 91, सी लिखना है 7 × 11 = 77। इससे बेहतर तरीका नहीं होगा। अब देखो आप फटाफट से कर दोगे। बोला गया है कि 5 पार्ट ऑफ रवि बराबर है 3 पार्ट ऑफ रीता बराबर है 11 पार्ट ऑफ राहुल। द रेशियो ऑफ रवि रीता राहुल, रवि का लिखना है, रीता और राहुल के कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई कर दो। 3 × 11 = 33, एक ही ऑप्शन में, खत्म। 3 × 11 = 33, एक ही ऑप्शन में, खत्म हो गया। अरे बोलो, बूझे कि नहीं बूझे, समझ में आया कि नहीं आया? सर सीजीएल मेंस का बैच लाए, सचिन कुमार तांती एकदम भाई बहुत जल्दी लेकर आएंगे। कंटेंट पे ही काम कर रहा हूं, मेरे पास बना हुआ कंटेंट है एज इट इज, लेकिन कुछ सवाल जो 2024 में है उसको मैं ऐड ऑन कर रहा हूं और कुछ पुराने वाले जो रेलिवेंट नहीं रहेंगे उसको रिमूव कर रहा हूं। और जब मैं कंटेंट का मटेरियल थोड़ा तैयार कर लूंगा, लगेगा कि हाँ अब परफेक्ट जगह पर है। ऐसे कुछ सीडीएस के क्वेश्चन आए हुए हैं 2025 में, आपके सीजीएल मेंस 2025 के 1-2 सवाल अच्छे आए हुए हैं, रेलवे के बहुत अच्छे सवाल आए हुए हैं, उन सबको ऐड ऑन कर रहा हूं और फिल्टर आउट करके जब आपका कंप्लीट बना लूंगा तब लॉन्च करूंगा। ऐसे जल्दीबाजी में लॉन्च कर दूं और हड़बड़ी में कंप्लीट ढंग से ना करा पाऊं, इससे अच्छा ना लॉन्च करूं, ना पढ़ाऊं। पढ़ाऊंगा तो अच्छे से पढ़ाऊंगा, नहीं तो नहीं पढ़ाऊंगा। समझ गए? चलो इस सवाल को करो। बोला गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी इफ a/c बराबर है b/d के। a/c बराबर है b/d के, तो 40/d लिख दो। 5 × 5 = 25, 5 × 8 = 40, 5 × 6 = 30, तो d बराबर आ जाएगा 48। ठीक है, क्लियर? समझ में तो आया? इसे करो। m/n/o बताना है। अगर 1/m 1/n 1/o का वैल्यू 3:4:5 दिया हुआ है, बताइए। इसमें भी आप सेम काम कर सकते हो, ध्यान रखना। अगर आपको कल a/b/c 3:4:5 दे दे और ये बोल दे, चलो इसको दूसरा ऑप्शन दे देते हैं, 7:11:13 दे दे
और आपसे 1/a 1/b 1/c पूछ दे तो सेम तरीका जो अभी अभी सिखाया हूं उसी को अप्लाई कर दो। सेम तरीका, a निकालना है b और c का मल्टीप्लाई 11 गुणा 13, b निकालना है 7 और 13 a और c का मल्टीप्लाई, c निकालना है a और b का मल्टीप्लाई। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप a b c का एलसीएम इसमें मल्टीप्लाई करोगे, a b c का एलसीएम मल्टीप्लाई करोगे तो a से a खत्म, यहां पर b c आ जाएगा, b से b खत्म, यहां पर a c आ जाएगा, और c से c खत्म, यहां पर a b आ जाएगा। इसी वजह से यहां पर जब आप इसको उल्टा करते हो तो आपका a के जगह पर b c, b के जगह पर a c और c के जगह पर a b आ जाता है। तो यहां पर 1/m/1/n/1/o दिया है, 3/4/5। तो आप इजीली बोल सकते हो मेरे लाल, ये क्या होगा? m के जगह पे 4 × 5 20, n के जगह पर क्या होगा मेरे लाल? 3 × 5 15। सर एक ही ऑप्शन है 20 और 15 के साथ, और o के जगह पर क्या होगा? 3/4 12। 20/15/12 विल बी द सही उत्तर ऑफ द सवाल। क्लियर है? बोलोगे हाँ सर एकदम क्लियर है। बताइए, बताइए भाई, बताइए। चलो कमेंट में रिप्लाई दूंगा आराम से सभी का, और आराम से बताऊंगा। सवाल फोकस करते हैं। बैच के बारे में हमारे इंक्वायरी नंबर पे पूछो ना, आखिर में बताऊंगा बैच के बारे में। चलो अभी अगला कॉन्सेप्ट है मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया। कई बार सवाल आ चुके हैं, मतलब सदियों से सवाल आ रहे हैं, आदम जुग से, बाबा आदम के जमाने से सवाल आ रहे हैं, बाबा आदम के जमाने से सवाल आ रहे हैं। ये याद रख लेना, 5:7 आंसर, वो कुछ भी दे दे। कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि A/B, C/D, E/F, मान लो कुछ भी दे दिया, 2/3 दे दिया। अब वो कुछ भी लिखे, जो मन सो लिखे। क्या कल को लिख देता है कि x ऑफ A प्लस y ऑफ C माइनस z ऑफ E। अब जो ऊपर किया है सेम नीचे करना चाहिए कि x ऑफ B, x से ही मल्टीप्लाई, y ऑफ D, सर x से मल्टीप्लाई कर रहे हो, वो तो डिवाइड करके चली गई, मतलब काट के चली गई, कोई बात नहीं, यहां पर हम मल्टीप्लाई करके काम चलाएंगे। y ऑफ D, अब यहां माइनस हुआ है तो माइनस z ऑफ f हो जाएगा। इसका आंसर 2/3। कल को सबको घटा दे तो भी आपका आंसर वही होगा। वो जो भी चेंज करे ऊपर नीचे, अगर सेम चेंज करता है तो जो रेशियो है वो सेम रहता है। जैसे यहां पर आप देखोगे A/B, C/D, E/F 5:7 है, तो 3 ऑफ A 3 ऑफ B, 5 ऑफ C 5 ऑफ D, 11 ऑफ E 11 ऑफ F। जो मल्टीप्लाई डिवाइड किया है एकदम सेम किया है। इट मीन्स मैं इजीली बोलूंगा जो आंसर आएगा वो 5/7 आएगा। क्लियर है? बोलोगे हाँ सर। सर आपकी शर्ट मुझे अच्छी लग रही है, मुझे वाला, मुझे भी वाद दो। अरे ले लो भाई, ये तो पुराना शर्ट है। हमको लगता है कि मैं जब अपना जॉब ज्वाइन किया था इसी शर्ट को पहन के किया था, और क्योंकि ये मेरा शर्ट नहीं है, मेरे एक भैया हैं, बड़े भैया हैं, वो सिविल कोर्ट में नौकरी करते हैं, उनका दिया हुआ शर्ट है। मेरी दादी का डेथ हो गया था और मेरे ऑफिस से फोन आया कि आपको ज्वाइन करना ही है, आज ही करना है। मैं दाह संस्कार करके लौट रहा था, तो उनका ही कपड़ा, मेरे पास कपड़ा नहीं था, मैं तो दाह संस्कार करने गया था, उनका ही कपड़ा पहन के ज्वाइन कर गया। ज्वाइन किया यही पहन के, और रखा हुआ था आज, तो मैं बोला इसी को पहन लेते हैं। और जब मैं सीबीआई का मेडिकल भी दे रहा था तो इसी को पहन के दिया था। जब मेरी पहली ज्वाइनिंग थी तो इससे किया था, और दूसरी सीबीआई के भी मेडिकल वगैरह किया था तो इसी शर्ट पे। तो लकी रहा है मेरे लिए। तो अगर आप सेलेक्ट होके आते हो तो मैं दे दूंगा आपको, बिल्कुल। भैया का शर्ट है, हम पहने, तुम्हें भी दे देंगे, ठीक है? चलो आ जाओ। सचिन राणा प्रारंभ ज्वाइन कर ले। अब सर बिग फैन ऑफ यू, प्लीज एक बात बता दीजिए, इफ पॉसिबल है मैं प्री और मेंस के लिए पेपर अलग अलग स्टेट से दे दूं। कम चांस है, जिस रीजन से आप एक बार भर देते हो उसी रीजन में आपको मेंस भी हो जाएगा और उसी में प्री भी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, बातें नहीं करेंगे, आ जाओ फोकस करते हैं। तुम लोग के कमेंट देखने लगता हूं तो बहुत टाइम वेस्ट होता है, पढ़ाई पे फोकस करते हैं क्योंकि अभी काफी लंबा है। देखो आगे बढ़ते हैं भाई। x/y 5:6 का है, 2x + 3y 3x + 5y का वैल्यू क्या होगा? अब देखो
आपको सीधा सीधा एक्स और वाई का वैल्यू पुट कर दो। ये फिक्स टाइप का सवाल होता है, ये फिक्स टाइप का सवाल होता है। बोलोगे एक्स को 5 और वाई को 6 पुट कर दिया, तो 2 इंटू 5 सीधे सीधे लिख दो, 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, 3 इंटू 6 18 हो जाएगा, और 3 इंटू 5 15 हो जाएगा, और 5 इंटू 6 30 हो जाएगा। 28/45 ऑप्शन डी आंसर। बेसिक सवाल था, इजीली आप इस सवाल को कर भी सकते हो, बहुत आसान सवाल था। मैं आपके लिए 2-4 सवाल लिखता हूं, फटाफट से करना जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। और इस टाइप के सवाल आपके आए हुए हैं। मैं सवाल लिखा कि x इज टू वाई 3:4 है, तो आपको आंसर देना है फटाफट से कि 3x प्लस 4y बटे 4x माइनस 3y की वैल्यू क्या होगी। गड़बड़ हो जाएगा। 4x प्लस 5y की वैल्यू क्या आएगी। दूसरा 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर बटे 3xy की वैल्यू क्या होगी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स बटे 2xy की वैल्यू क्या होगी। बता दो इसी को, मजा आएगा। पांचवा 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर बटे 2x क्यूब प्लस 3y क्यूब की वैल्यू क्या आएगी। सारे बच्चे बताएं। सारे बच्चे फटाफट से इस सवाल को उत्तर दे रहे होंगे। सारे बच्चे। हम लोग अगर इसे करने जाएं मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, तो कैसे करेंगे, ध्यान दो। सर x 3 है, y 4 है, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 9 12 21 हो गया ऊपर, 3 चौके 12 और 4 पचे 20, 20 और 12 ये 32 हो गया। तो पहला उत्तर हो जाएगा 21:32। इतना तो कर लोगे, लिख के सिखाऊं तो 3 में यहां पे 3 पुट करो 9 हो जाएगा, 4 चौके 16 पुट करो, 16 9 25 आया, सॉरी 25, 3 पुट करो 12 और ये 4 पचे 20 12 32। ऐसे एक्स स्क्वायर में पुट करो, 3 का स्क्वायर 9 तिया 27 प्लस 4 का स्क्वायर 16 दूना 32 और नीचे हो जाएगा 3 चौके 12 तिया 36, 7 2 9 2 5 3 59/36, 59/36 हो जाएगा। दूसरा 2 तिया 6 चौके 3 तिया 9 चौके 36, सही है। 48 लिख रहा है नंदन, हमें भी डरा दिया एकदम कि हमने गलती कर दिया। आ जाओ, ऐसे डराया मत करो यार। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 हो जाएगा और नीचे 9 से 16 गया माइनस का 7 हो जाएगा, -25/7। बोलोगे हाँ सर। इसे करने गया तो फटाफट से करूंगा, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 4 36 प्लस 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 48 बटे 2 तिया 6 चौके 24, 36 और 48 कितना हो जाएगा, 8 6 14 की 4 और 4 3 7 1 8, 84/24 और 12 7 84, 12 2 24, 7:2। किसका किसका आया 7:2, बताओ भाई फटाफट से, बताओ भाई फटाफट से। 7:2 किसका किसका आया। 7:2 किसका किसका आया। जिसका जिसका आया गलत है। अगर इसे करने जाओगे तो 3 का स्क्वायर 9 तिया 27 प्लस 4 का स्क्वायर 16 दूना 32, यहां हो जाएगा 3 का क्यूब 27 दूना 54 और यहां हो जाएगा 4 का क्यूब 64 तिया 192, 7 2 9 3 2 5 59/4 2 6 19 5 24 246। किसका किसका ये आया बताओ। जिसका जिसका ये आया, जिसका जिसका आया वो गलत है। देखो कभी भी आप रेशियो का डायरेक्ट पुटिंग तभी कर सकते हो जब आपका डिग्री सेम हो। मतलब अगर ऊपर का डिग्री 1 है तो नीचे का भी डिग्री 1 होना चाहिए। अगर यहां पर x के पावर 1 है तो यहां भी x के पावर 1 ही होना चाहिए। यहां अगर x स्क्वायर है तो 1 + 1 इसका भी डिग्री 2 ही है। अगर यहां x स्क्वायर है तो इसका भी डिग्री 2 ही है। सेम डिग्री में आप डायरेक्ट रेशियो पुट कर सकते हो। अगर डिग्री डिफरेंट है तो आप रेशियो नहीं पुट कर सकते हो। इसका आंसर होता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड।
इसका आंसर होता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, सी एंड डी। हम लोग इसका आंसर नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें ये श्योर नहीं पता है ना कि एक्स रेशियो वाई 3:4 है कि ये 6:8 है। मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 9:12 हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दो 30:40 हो जाएगा। मुझे एक्स और वाई का ओरिजिनल वैल्यू नहीं पता है, मुझे एक्स और वाई का रेशियो पता है। यही रीजन है कि मैं इस सवाल में डायरेक्टली एक्स और वाई की वैल्यू नहीं पुट कर सकता हूं। अगर मैं इसे पुट करूंगा तो मेरा जो आंसर आएगा वो करेक्ट नहीं आएगा, उसमें कोई ना कोई जो आपके वेरिएबल है वो बच जाएगा। जैसे यहां पर मैं 3k और 4k बोल दूं, k कोई मल्टीप्लायर है x का और कोई y के लिए भी 4k मल्टीप्लायर है, तो इसमें 3k और 4k पुट करोगे तो k बच जाएगा। जबकि यहां पर आप x के जगह पे 3k पुट करोगे, यहां पर y के जगह पे 4k पुट करोगे तो k और k कट जाएगा, यहां k नहीं कटेगा, k मल्टीप्लायर बच जाएगा। यही रीजन है कि हम लोग यहां पर डायरेक्टली वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? और ये सवाल डायरेक्टली सीडीएस में एक नहीं कई बार आया है, सीडीएस में कई बार, एक ऑप्शन सी एंड डी देके। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग यहां से पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जो पैसा है, रुपया है, उसे किस किस तरीके में, या फिर लोग हैं किस किस तरीके में उसे हम लोग बांट सकते हैं, बांटने वाला कॉन्सेप्ट। मान लो किसी घर में नया नया शादी हुआ होगा, भौजी आई होंगी, मान लो बोलेगी अब हम अलग रहेंगे, तो आज मैं सिखा दूंगा कैसे अलग किया जाए कहीं हमारे घर में नई वीडियो चला जाए। चलो कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग पढ़ रहे होंगे। पहला सवाल बेसिक सवाल सारे बच्चे करेंगे, सीएचएसएल 2024 का सवाल है। हाँ, बिहार पुलिस के लिए भी सफिशिएंट है, किसी भी एग्जाम को देते हो तो कॉन्सेप्ट वही होता है, कॉन्सेप्ट नहीं बदलता है। बोला है दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, उनका योग 135 है, संख्याएं ज्ञात करिए। अब दो संख्या का अनुपात जो है 2:3 में है, तो मैं सीधा सीधा बोल दूंगा 2 + 3, मान लो एक 2k है एक 3k है, तो 2 + 3 5 यूनिट किसके बराबर है? 135 के बराबर है। तो 1 यूनिट किसके बराबर है? 27 के बराबर है। तो 2 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा सर? 2 यूनिट हो जाएगा 27 दूना 54 और 3 यूनिट बराबर हो जाएगा 27 दिया 81, 54 और 81। अरे बोलो बेसिक सवाल है कि नहीं है? समझ में तो आया? समझ में आया तो एक बार यस सर लिख दो, समझ में आया तो एक बार यस सर लिख दो। चलो बेसिक सवाल है, हम लोग हर टाइप के जितने बेसिक और जितने अच्छे सारे सवाल को हमने एक साथ इंक्लूड कर दिया है और मैं सारे सवाल को एक साथ ही करा दूंगा। एसएससी पीओआई सीरीज बंद नहीं किया भाई, 10 क्लासेस हमने बोला था, 10 क्लासेस हमने दे दिया। बढ़े आगे, देखो दो संख्याओं के बीच का अंतर 48 है, इन दोनों संख्याओं का अनुपात 7:3 है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? मान लो एक संख्या 7 है एक संख्या 3 है, तो दोनों के बीच का अंतर कितना आएगा? 7 से 3 गया 4 यूनिट। लेकिन ये बोल रहा है जो इनके बीच का अंतर है वो 48 के बराबर है, तो 4 यूनिट बराबर है 48। इनका योग क्या है? इनका योग क्या है? तो 7 + 3 इनका योग 10 है, तो 10 यूनिट की वैल्यू बतानी है। 4 यूनिट की वैल्यू 48 है, तो 12 चौके 48, 1 यूनिट की वैल्यू 12 हो जाएगी, तो 10 यूनिट की वैल्यू 10 × 12 120 हो जाएगा। आप इसे ऐसे भी सोच सकते हो कि एक है 7x एक है 3x, तो 7x - 3x 4x की वैल्यू दिया हुआ है, 10x की वैल्यू पूछा गया है, ऐसे भी आप सोच सकते हो। क्लियर है? बताओ एलजेब्रा स्कूल टाइम में ही नहीं पढ़ा था, अब भी समझ नहीं आ रहा है, क्या करूं एलजेब्रा? प्लीज सर आप गाइड कीजिए। एक दो एलजेब्रा की वीडियो पड़ी हुई है, उसे धीरे धीरे देखने का कोशिश करो। 7-8 क्लासेस पड़ी हुई है, उसे देखो, और आने वाले टाइम में मैं फिर से एलजेब्रा एकदम बेसिक से कंप्लीट एडवांस मैथ भी पढ़ा दूंगा आप लोगों को, टाइम जैसे मिलता है। अभी मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, पहले अरिथमेटिक खत्म करने दो, उसके बाद एडवांस के बारे में बताऊंगा। अगर आपको जल्दी है पढ़ने का, एप्लीकेशन पे ज्वाइन कर लो, बहुत महंगा बैच नहीं है। आ जाओ, अभी बेसिक सवाल है, सारे बच्चे कर लेंगे। बोला है रेशियो ऑफ रेड टू द ग्रीन स्वीट्स इन अ बैग इज 3:4। हाउ मेनी रेड स्वीट आर देयर इफ द बैग
इफ द रेशियो ऑफ ग्रीन स्वीट इज 120। बताइए, मैथ का बैच, प्रारंभ बैच, एक ही बैच है मैथ से स्पेशल, प्रारंभ बैच, उसको ज्वाइन करो, आपका पूरा का पूरा सिस्टम मैथ्स का सेट कर देगा। देखो, बोला गया है कि बैग में लाल और हरी मिठाई का अनुपात 3:4 है। यदि हरी मिठाई की संख्या 120 है तो बैग में कितनी लाल मिठाई है? 4 यूनिट की वैल्यू 120 है तो 4 तिया 12, 3 यूनिट की वैल्यू 3 तिया 9, 90 हो जाएगा। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग कर रहे होंगे। क्या है सवाल? दो मात्राएं 3:5 के अनुपात में है। यदि पहली मात्रा 155 किलो है तो अन्य मात्रा ज्ञात करिए। अब 3 यूनिट की वैल्यू 155 दिया हुआ है तो 5 यूनिट की वैल्यू पूछा है। 3 यूनिट की वैल्यू 155 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 155/3 हो जाएगी। तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 5 25, 15 5 75, 2 77, 3 से काटो, 25 तिया 75, साफ साफ दिख गया कि 25 से एक ही स्टार्ट है। आगे करोगे तो 258 पॉइंट समथिंग समथिंग जाएगा, ऑप्शन सी। बेसिक सवाल है, इन सवालों को आपको पेपर में 10 से 15 सेकंड, 10 से 15 सेकंड भी इन सवालों के लिए मोर देन इनफ हो जाता है पेपर में। क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे, सीजीएल का आया हुआ सवाल है, बेसिक सवाल है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ऐसे सवालों में जो अपना समय बचा लेता है वो आगे निकल जाता है। ये सब समय की कंपटीशन है। बोला गया सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमंग पी, क्यू, आर एंड एस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 4:9:2:3 इफ क्यू गेट्स 560 मोर देन आर। जो क्यू है वो आर से 560 ज्यादा पाया है। कितना ज्यादा पाया है सर? 9 - 2, 7 ज्यादा पाया है। तो 7 यूनिट की वैल्यू क्या है मेरे लाल? 560। मुझसे बोला गया है देन द शेयर ऑफ एस, 3 यूनिट की वैल्यू बताओ। अब 7 यूनिट की वैल्यू 560 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 7 8 56, 80 हो जाएगी। तो 3 8 24, 240 हो जाएगी। किसकी वैल्यू? एस की। समझ में तो आ रहा है? आसान सवाल है? बोलोगे हां सर आसान सवाल है। ध्यान दो, अगले सवाल को कर रहे होंगे मेरे लाल। अगले सवाल को हम लोग कर रहे होंगे। बोला गया है कि राज डिवाइड 1200 इन द रेशियो ऑफ 2:1:3 among 3 of his friend. The amount equal to the sum of 3 times the largest share and 2 times the smallest share. क्या पूछ दिया? बोला गया है कि सबसे बड़े हिस्से का 3 गुना, सबसे बड़े हिस्से का 3 गुना तो 3 तिया 9, और सबसे छोटे हिस्से का 2 गुना, 2 एकम 2, इसका योग किसके बराबर है? सर मुझे 9 2 11 यूनिट का वैल्यू पूछा है। 11 यूनिट की वैल्यू 11 का मल्टीपल आएगा तो ऑप्शन ए बी सी 11 का मल्टीपल नहीं है तो डी है। टिक कर दो, खत्म। टिक कर दो, खत्म। अगर आपको बेसिक से करना है तो आप बोलोगे सर 2 3 5 1 6 यूनिट की वैल्यू 1200 दिया हुआ है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 200। मुझे 11 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो 11 गुणे 2 2200। वैसे ही सवाल के लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं थी, आप इसे डायरेक्टली बस देखते कि सबसे बड़े हिस्से का 3 गुना, द अमाउंट इक्वल टू द सम ऑफ 3 टाइम्स द लार्जेस्ट, 3 तिया 9, 2 टाइम्स द स्मॉलेस्ट, 2 एकम 2, 9 2 11, 11 बराबर 11 2 22, खत्म। समझ में आया कि नहीं आया? बताओ मेरे लाल, समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आया तो अगले सवाल को उड़ाओ। क्या है अगला सवाल? ध्यान देंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ए और बी के अंकों का अनुपात 3:4 है और बी और सी के अंकों का अनुपात 4:5 है। द रेशियो ऑफ मार्क्स ऑफ ए एंड बी इज 3:4 एंड द रेशियो ऑफ मार्क्स ऑफ बी एंड सी इज 4:5। सर यदि सी और ए के अंकों का अंतर 30 है, मैं बोलूं कि ए 3 है, मानोगे? मानूंगा। बी 4 है, मानोगे? मानूंगा। सी 5 है, मानोगे? तो मान लिया। अब ए बी सी 3:4:5 है, बोलोगे हां सर। मुझसे बोला गया ए और सी का डिफरेंस जो है 30 है। कितना डिफरेंस है? 2। 2 किसके बराबर? 30 के बराबर। मुझसे पूछा गया बी के कितने अंक मिले? सर बी को 4 अंक मिले हैं तो 2 यूनिट की वैल्यू 30 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 यूनिट की वैल्यू 60 हो जाएगी। खेल खत्म। क्लियर है कि नहीं है? बताओ भाई, क्लियर है कि नहीं है? सर प्लीज रिप्लाई। क्या रिप्लाई करूं? सर आई स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर एसएससी सीजीएल।
करिए, ऑलरेडी स्ट्रैटेजी बताया गया है, बैचेज है, बैचेज ज्वाइन कर लीजिए, स्ट्रैटेजी को फॉलो करिए। बिगिनर है तो आराम आराम से पढ़िए, समय लेके धीरे धीरे पढ़िए, ठीक है अंकित? बढ़ू आगे, चलो। तो क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ेंगे, थोड़ा बड़ा सा सवाल देखने में लग रहा है, ऐसा तो नहीं फंसा देगा कि अ सम ऑफ 17,600 वाज डिवाइडेड बिटवीन जीवन, प्रवीण एंड कनन। अच्छा ये बताओ यहां पर बिटवीन सही है कि नहीं है? देखता हूं कितने बच्चों को ग्रामर की समझ है। अ सम ऑफ 17,600 वाज डिवाइडेड बिटवीन सही है कि नहीं है? बिटवीन जीवन, प्रवीण एंड कनन सच दैट द रेशियो ऑफ द सम रिसीव्ड बाय जीवन एंड प्रवीण इज 5:8 एंड द रेशियो ऑफ सम रिसीव्ड बाय प्रवीण एंड कनन इज 3:2। तो पहले आपको जीवन, प्रवीण और कनन का रेशियो लिखना होगा। अब बोलोगे 5:8 है, बोलेंगे ठीक है सर। अगला वाला 3:2 है, बोलोगे ठीक है सर। अब मुझे सर ये जो प्रवीण है यहां पर 8 है और ये जो प्रवीण है यहां पर 3 है, दोनों के बराबर कर दो ना। अरे कर देते हैं, ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई किए तो 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24। अब हमने प्रवीण को 24 बना दिया, तो यहां पर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 24 हो जाएगा। तो 8 × 3 = 24, तो ये 8 × 2 = 16। ये जीवन है, ये प्रवीण है और ये कनन है। इन्हें इस रेशियो में पैसा बांटा गया। मुझसे बोला गया जो टोटल पैसा बटा है 17,600 है। टोटल पैसा है कितना? 5, 4, 9, 6, 15 की 5, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5। सर टोटल पैसा 55 यूनिट है, जो कि बराबर है 17,600 के। मुझसे बोला गया जीवन कितना रिसीव किया? सर जीवन 15 यूनिट रिसीव किया। 11 से काटो, 11 × 5 = 55, 11 × 11, 11 × 6 = 66। 5 यूनिट की वैल्यू 1600 है, तो 5 × 3 = 15, तो 1600 × 3 16 × 3 = 4800। क्लियर है? बोलोगे हाँ सर, ऑप्शन डी 4800 विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ, बिटवीन की जगह पर अमोंग होगा। कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जब दो लोगों का बात हो रहा हो तब हम लोग बिटवीन यूज करते हैं। अगर ऐसा दिया जाए बिटवीन ए एंड बी, दो तरह से एरर बनाया जाता है। एक बनाया जाता है कि बिटवीन के साथ वो क्या करेगा, बिटवीन के साथ ए, बिटवीन ए एंड बी ना देके ए और बी दे देगा। कई बार आपको यहां पर पता होना चाहिए कि हमेशा बिटवीन के बाद एंड आता है, बिटवीन और पेयर का एंड का पेयर बनता है। और कई बार आपको बिटवीन और अमोंग में एरर बनाता है एग्जामिनर। तो आपको ये याद होना चाहिए, जब बिटवीन आता है तो दो लोगों के लिए आता है और दो से ज्यादा लोगों के लिए हमेशा अमोंग यूज होता है। अब वहां पर 3 लोग थे तो हम लोग लिखेंगे अमोंग ए बी और यहां पर भी एंड सी। तो जब अमोंग कब आएगा? जब दो से ज्यादा लोग आएंगे। और बिटवीन कब आएगा? जब दो लोग आएंगे। और बिटवीन के साथ हमेशा क्या आएगा? एंड आएगा और नहीं आएगा। ये कॉन्सेप्ट होता है। मैं तो 4 साल लग रहा है, अब तो 4 साल होने वाले हैं। 2021-22 के बाद कहां इंग्लिश पढ़ा हूं? 21-22 में इंग्लिश पढ़ा हूं, 25 पार कर रहा है, तब भी इतना याद है। बताओ, आगे बढ़े। अब यहां से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। बहुत जबरदस्त सवाल आए हैं, सारे बच्चे ध्यान देंगे। सभी को पता है कि जो आय होता है वो व्यय प्लस बचत के बराबर होता है, तो कर देते हैं आय बराबर व्यय प्लस बचत। पहला सवाल CHSL 2024 का आया होगा, सॉल्व करने का कोशिश करो। करो भाई। Raju has 11,000 and starts saving by 5,000 each week towards buying a new laptop. At the same time, Ramesh has 60,000 and begins spending 2,000 per week on supplies for his art classes. Will there be a week when they have the same amount of money? सवाल क्या है कि राजू के पास 11,000 रुपए है और वह नया लैपटॉप खरीदने के लिए हर हफ्ते 5,000 रुपए की बचत करना शुरू करता है। उस समय रमेश के पास 60,000 है और वो अपनी कला कक्षा के लिए आपूर्ति पर प्रति सप्ताह 2,000 खर्च करना शुरू करता है। क्या ऐसा कोई सप्ताह होगा जब उनके पास समान राशि होगी?
देखो 11,000 रुपये राजू के पास है। मान लिया कि हर वीक उसने 5,000 ऐड करना शुरू किया और एक्स वीक तक किया, और एक्स ही वीक तक जिसके पास 60,000 रुपये था वो 2,000 रुपये खर्च करना शुरू किया। अब एक्स वीक तक ये 5,000 जोड़ा और एक्स वीक तक ये 2,000 खर्च किया, किसी एक पॉइंट पर जाके बराबर हो जाएंगे। एक्स को एक तरफ किया तो 5,000 माइनस 5,000 प्लस 2,000 ये 7,000 हो जाएगा। और ये जब 60,000 से 11,000 घटाऊंगा तो आप 60 से 11 गया तो 49,000 हो जाएगा। जब आप काटोगे तो 7 7 49, सर 7वें सप्ताह में वो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो आंसर होगा यस, आफ्टर 7th वीक देयर विल बी द इक्वल अमाउंट। राजू और उसके पास है बोथ राजू एंड रमेश। ठीक है, क्लियर है? बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है। समझ में तो आ रहा है? बताओ भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 22 सारे बच्चे कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 22 सारे बच्चे कर रहे होंगे। क्या है अगला सवाल? ध्यान दो। सर मेरे राइट हैंड में 2 अंगूठे हैं, क्या दिल्ली पुलिस में कोई प्रॉब्लम आएगा? मुझे इसके बारे में 100% आइडिया नहीं है, किसी और से आप सलाह लीजिए। मैं गलत बता दूं इससे बेहतर मैं ना बताऊं, तो मुझे इसके बारे में पूरी तरह से पता नहीं है। ठीक है, किसी स्टूडेंट से पूछ लूंगा। कई लोग दिल्ली पुलिस एसआई में जॉब करते हैं तो वो बता सकते हैं। दिल्ली पुलिस वाले शायद हमसे पढ़े हैं कि नहीं पढ़े मुझे नहीं पता है, लेकिन सीपीओ क्वालिफाइड होके सब इंस्पेक्टर के पद पे कई लोग हैं जो मेरे स्टूडेंट हैं, सब इंस्पेक्टर है। लास्ट ईयर तो ऑल इंडिया रैंक 12 आया था, 3 आया था 2022 में, 23 नहीं 2022 में। ध्यान दो, पी और क्यू का वेतन मिलाकर 9,60,000 है। द सैलरीज ऑफ पी एंड क्यू टुगेदर अमाउंट टू 9,60,000. P and Q save 64% and 44% respectively of their individual salary. P अपने सैलरी का 64% और Q अपनी सैलरी का 44% सेव करता है। If P's expenditure is 1.5 times of the Q's expenditure, अगर P का खर्चा Q के खर्चे का 1.5 गुना है तो बताना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ P एंड Q, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सैलरीज ऑफ P और Q। बताइए, एक बार सारे बच्चे इस सवाल को सॉल्व करना कोशिश करें, बताएं। बोला है P जो है 64% खर्च करता है और Q जो है 44% खर्च करता है। बोलोगे ठीक है सर। अब यहां पर बोला गया जो P का व्यय है वो Q के व्यय का 1.5 गुना है, तो P के वेतन का Q के वेतन से अनुपात क्या होगा? कुछ समझ में आ रहा है? कुछ भी समझ में आ रहा है? कहीं से भी थोड़ा भी? पहला चीज हमें समझ में आया, यदि P का व्यय और Q का व्यय का हमें अनुपात दिया गया है तो मैं लिख सकता हूं जो P का व्यय है वो Q के व्यय के 1.5 है। Q को इधर ले आऊंगा तो P बाई Q जो होगा 15/10, यानी कि 5 तिया 15, 5 दूना 10। इनका जो खर्चा है 3:2 में होना चाहिए, 3:2 में होना चाहिए। बोलोगे ठीक है सर, कर देते हैं। अब सर ये खर्चा करते कितना है? तो P जो है अपने कमाई का 64% सेव करता है, तो P अपने कमाई का खर्चा कितना करता है? सर 36% खर्च करता है। और Q अपने कमाई का 44% सेव करता है, तो Q अपने कमाई का खर्चा कितना करता है? 56% खर्चा करता है। अब P अपने कमाई का 36% खर्च करता है, Q अपने कमाई का 56% खर्च करता है, और जो इनका खर्चे का रेशियो है वो है आपका 3:2। 3:2 इसके खर्चे का रेशियो है। बोलोगे हाँ सर, तो कर देते हैं। अगर हमने काट दिया तो 4 9 36 और 14 चौके 56, ये 9:14 में है, लेकिन सर ये 3:2 में होना चाहिए। मुझे कुछ एरर लग रहा है इस सवाल में, कुछ डेटा मिसिंग लग रहा है इस सवाल में, पता नहीं क्यों। देखते हैं, हमें कुछ ना कुछ इसमें एरर लग रहा है।
पता नहीं कहाँ पे एरर लग रहा है, कुछ भी हो सकता है। ये 9:14 में क्या है, वेतन का वो 64% खर्च करता है और ये 44% खर्च बचा रहा है, तो 36% 54%। ये 9:14 में इसका क्या है, एक्सपेंडिचर। बोलोगे हाँ सर। ये क्या है, इनके एक्सपेंडिचर का अनुपात 3:2 होना चाहिए, तो इसको 3:2 बनाना पड़ेगा। बनेगा कैसे, मजा नहीं आ रहा है, ऐसे थोड़ी सॉल्व करेंगे, ऐसे मजा नहीं आ रहा है। इससे अच्छा तो एक और तरीका मुझे आपको दिखाता हूं, और कोई तरीका से करवाता हूं। देखो एक और तरीका मेरे दिमाग में आ रहा है, उसे करते हैं। पी जो है अपने वेतन का 64% खर्च करता है, क्यू 44% बचाता है। यहां पर कहीं इक्वल उक्वल होना चाहिए ना, कि दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो उसे आसानी से कर पाएंगे। ऐसे कर कैसे पाएंगे, मजा नहीं आ रहा है, कहीं ना कोई पॉइंट हम लोग मिस कर रहे हैं। द सैलरीज ऑफ पी एंड क्यू टुगेदर अमाउंट्स टू 9,60,000। पी एंड क्यू सेव 64% एंड 44% ऑफ देयर इंडिविजुअल सैलरी। तो पी का जो सेविंग है 64% ऑफ हिज इनकम है, और क्यू का जो सेविंग है 44% ऑफ हिज इनकम है। ठीक है, ठीक है। तो 3 बराबर 36 हो जाएगा और 2 बराबर 44 हो जाएगा। अच्छा एक बार करें क्या, ऐसे देख लेते हैं, हो रहा होगा तो कर लेंगे। 3 बराबर 36 होगा, तो 12 3 36, खर्चा का ही रेशियो है। 2 बराबर 56 होगा, तो 28 दूना 56, तो उससे फायदा क्या है, मजा नहीं है। कहीं पे मैं एरर कर रहा हूं, इसे बाद में देखता हूं, होल्ड करते हैं, इसको होल्ड करते हैं, बाद में देखेंगे थोड़ी देर बाद। ठीक है, कुछ अगर मैं या तो मैं एरर कर रहा हूँ या डेटा मिसिंग होगा। आगे के सवालों को देखते हैं, बाद में आके उसे देख लेंगे। चलो इस सवाल को देखो, ये बोला गया है कि द मंथली इनकम ऑफ ए बी एंड सी आर इन द रेशियो ऑफ 2:9:3। बोलोगे हाँ सर। देयर एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो ऑफ 3:9:5। एज सेविंग इज हाफ ऑफ हिज टोटल इनकम। जो ए का खर्चा है वो अपने कमाई का आधा है। अब ये ए का सेविंग और ए का इनकम का अनुपात मुझे दिया गया है 1:2। यही है ना, बोलोगे हाँ सर। मुझे उसके पहले ए बी सी के मासिक आय का अनुपात दिया गया है। ये ए, ये बी, ये सी, इसका इनकम का रेशियो क्या दिया गया है, 2:9:3। और इसके एक्सपेंडिचर का अनुपात क्या दिया गया है सर, एक्सपेंडिचर जो है 3:9:5 है। ठीक, ठीक है सर। अब मुझसे ये बोला गया जो ए का इनकम है वो 2 है और उसका सेविंग है वो 1 है। अगर उसका 2 इनकम है, 1 सेविंग है, तो 1 एक्सपेंडिचर भी रहा होगा। बोलोगे हाँ सर, 1 एक्सपेंडिचर भी रहा होगा। मतलब ए का जो इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो है 2:1 होना चाहिए। बोलोगे हाँ सर, 2:1 होना चाहिए। अब मेरा जो ए का इनकम और एक्सपेंडिचर है वो 2:3 है, तो इसे 2:1 में बदल दो। 2:1 में बदलने के लिए ऊपर वाले को 3 से और नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इससे क्या होगा, 3 दूना 6, 2 तिया 6, ये दोनों 6 बराबर बराबर हो गया। लेकिन मुझे तो 1:1 में रखना, 2:1 में रखना है। इसके लिए ऊपर वाले से 2 से मल्टीप्लाई कर दो। बोलोगे हाँ सर। अब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो रेशियो कट गया, 3 गुना 2 6 हो गया, 3 नंबर 27 और 3 तिया 9। अब जो एबीसी का इनकम का अनुपात है 6:27:9 है, और जो एबीसी के एक्सपेंडिचर का अनुपात है 3:9:5 है। बोलो कि ठीक है सर। अब मैं बोलूं कि देखो मुझे चेक करना है क्या ए का इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो 2:1 है। हाँ सर ये 2:1 है, तो मैं इसके सेविंग का रेशियो लिख दूंगा। 6 से 3 गया 3, 27 से 9 गया 18, 9 से 5 गया 4, 3:18:4 जो आएगा करेक्ट आंसर आएगा। 3:18:4 जो आएगा करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी। हमें लगा ये भी नहीं है क्या ऑप्शन में, क्लियर है। बोलोगे हाँ सर, डी 7:3 सही है। कहां पर मिस कर रहा हूं मैं, कौन सा पॉइंट मिस कर गया था इस सवाल में जिससे मेरा आंसर नहीं आया। पूछा क्या, व्हाट इज द रेशियो पीज सैलरी टू क्यू सैलरी। पी और क्यू के सैलरी का रेशियो पूछा गया है, कहां पे मैं मिस कर रहा हूं भाई। अच्छा ये लगा दो क्या,
एलिगे वो लगा दो क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट लगा दो क्या, कि 9:14 में इनका, एक काम करता हूं ऐसे कर देता हूं, क्रॉस प्रोडक्ट लगा दो क्या, कि इनका एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया गया है और सेविंग बोला गया कि 64% सेव करता है, और ये आपका कितना सेव करता है, 44% सेव करता है। फिर भी तो नहीं हो रहा है ना, एरर होने के चांसेस है। 16 चौके 64 और 11 चौक 44, 16:11 में इनका सेविंग है, 3:2 में इनका एक्सपेंडिचर है। तो अगर मैं निकालना भी चाहूं 16, 11, 27, 27, 5, 32 से 32 दिया, 96 कर दिया, 96 कर दिया तो कितना हो जाएगा आपका, क्या पूछा गया है, सैलरी। तो 16 तिया 48 और 3 तिया 9, 16 3 19। मजा नहीं आ रहा है, ऐसे नहीं कर पाएंगे, गैप बराबर करके कर दे, 3 चौके 12 और 2 दूना 4 दूना 8, 12 16 28 11 18 19। कहां पे एरर हो रहा है आप मुझे बताना, मेरा कहां मिस कर रहा हूं, कुछ पॉइंट मिस कर रहा हूं या फिर डेटा मिस कर रहा हूं, उसको बाद में देख लेंगे ना, अभी देखूंगा फिर टाइम बर्बाद होगा। आगे पढ़ते हैं, आखिरी में आके देख लूंगा, आगे और अच्छे अच्छे सवाल है उसको करते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है। मैं क्योंकि एक बार जब कुछ चीज मिस करता हूं तो मुझे पता है अपने बारे में, मिस करूंगा बार बार, मेरे साथ ये समस्या है। तो अभी मैं दिमाग लगाऊंगा, बेकार की गलती करूंगा, बाद में आके देखूंगा, सॉल्व करा दूंगा अच्छे से। पी क्यू आर की आय के अनुपात 10:12:9 है, उनका व्यय 12:15:8 के अनुपात में है। क्यू अपनी आय का 25% बचाता है। देखो आपके साथ एग्जाम हॉल में भी कोई सवाल फंस जाए, भले ही इजी सवाल हो, ईगो पे नहीं लेना है। अब जैसे मेरे लिए, मैं सच बताऊं तो इस सवाल को 3 बार पढ़ा चुका हूं, 2 से 3 बार जो सवाल आपके सामने, क्योंकि हमने 2024 अपडेटेड क्वेश्चन पढ़ा दिया है, पीवाईक्यू सीरीज में भी इस सवाल को पढ़ाया हूं और हम ही से नहीं बना। अब मैं ईगो पे ले लूंगा, मैं कैसे नहीं बना, अभी ही बना के जाऊंगा, छोड़ कैसे सकता हूं, मैं तो 2 बार पढ़ाया हूं, ये सवाल मुझे याद होना चाहिए, गलती कहां कर रहा हूं, ईगो पर ले लूंगा तो मैं आपका भी टाइम वेस्ट करूंगा और अपना भी टाइम वेस्ट करूंगा। सेम चीज एग्जाम हॉल में होता है, कोई सवाल कहीं छोटी सी पॉइंट मिस कर रहे होते हैं, इंसान है कोई भी मिस कर सकता है, और हम लोग ईगो पे ले लेते हैं, ऐसे कैसे नहीं बनेगा, मैं तो इसे बना के ही जाऊंगा, और टाइम बर्बाद हो जाता है। तो आपको यह लर्न करना है कि अब छोड़ो, ठीक है नहीं बन रहा है, ठीक है, रट्टा लगा के थोड़ी आया हूं तुम्हारे सामने, क्वेश्चन का सीट थोड़ी रखा हूं कि ठीक है नहीं बन रहा है तो इसे आकर देख लेता हूं, देख के बता दूंगा। हमसे भी हो सकता है कहीं कुछ मिस हो गया हो, नहीं बना कोई बात नहीं, नहीं बना, आगे बढ़ते हैं, आके देखूंगा क्या मिस कर रहा था बाद में, ठीक है। देखो सवाल क्या है मेरे लाल, कि इनकम ऑफ पी क्यू आर जो है 10:12:9 है, 10:12:9 है, और जो इसका एक्सपेंडिचर है वो 12:15:18 है। मुझसे ये बोला गया कि जो क्यू सेव करता है वो 25% सेव करता है। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4 बोलोगे, हाँ सर। अब मैं ये बोलूंगा 4 अगर क्यू कमाता होगा, 1 रुपए क्यू सेव करता होगा, तो 3 रुपए क्यू खर्च करता होगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है, बोलोगे हाँ सर एकदम समझ में आ रही है। अब मुझे ये बात अगर समझ में आई तो पहला चीज मैं ये बोलूंगा कि जो क्यू का इनकम और क्यू का जो एक्सपेंडिचर है वो 4:3 होना चाहिए, बोलोगे एकदम होना चाहिए सर, लेकिन क्यू का इनकम और क्यू का एक्सपेंडिचर तो 12:15 है, तो हमारा पहला काम क्या होगा सर, इसे 4:3 में कन्वर्ट करूं, है कि नहीं है, बोलोगे हाँ सर, तो कन्वर्ट करो। सर ऊपर वाले को 5 से और नीचे वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इससे क्या हुआ कि 12 5 60 और 15 चौके 60, दोनों 60-60 1:1 में कन्वर्ट हो गया। अब ये 1:1 में कन्वर्ट हुआ, लेकिन मुझे 4:3 में चाहिए, तो मैं एक बार ऊपर वाले को फिर से 4 से और नीचे वाले को फिर से 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 से 4 खत्म, 5 से काटा, 5 10 50, 12 5 60, 5 9 45, 3 12 36, 15 3 45, 18 3 54। गलती कर दिया कहीं क्या, सब कुछ तो सही है, ये बड़ा कैसे हो गया यार, 8 है, वही तो बोलूं इनकम से बड़ा एक्सपेंडिचर कर दिया, 8 है, 8 3 24,
माइनस करो, 50 से 36 गया 14, एक ही ऑप्शन में। 60 से 15 गया 45, और 45 से 24 गया 21। अगर ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, तो ये सेविंग का रेशियो हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है, बताओ भाई। समझ में तो आ रहा है सारे बच्चों को? समझ में आ रहा है तो एक बार यस सर लिखो। सुरेखा कांदियन, सर आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, लकीली आई मेट यू एंड नाउ आई हैव कॉन्फिडेंस टू क्रैक सीजीएल विथ योर ब्लेसिंग्स। थैंक यू फॉर सच अ पॉजिटिव वर्ड सुरेखा, थैंक यू। ऐसी चीजें हमें मोटिवेट करती है कि मैं और मेहनत से चुपचाप शांति से पढ़ाते रहूं आप जैसे बच्चे। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द टोटल इनकम ऑफ 3 फैमिलीज इज 72,000। ये आपका मोस्ट रिपीटेटिव पैटर्न का सवाल है। आप 2018 मेंस, 2019 मेंस, 2020 मेंस और सीएचएसएल प्री कई पेपर को देखोगे, आप इसमें सवाल फंसते हैं। कई बार एकदम सेम एज इट इज इसी डेटा पर 80%, 85%, 75% और 8:9:20 पर आया हुआ है। कई बार आया हुआ है। ठीक है, करते हैं। बोला गया 3 परिवारों का कुल आय 72,000 है, उनका व्यय 80% है, और आगे बोला गया उनका बचत का अनुपात 8:9:20 है। तो कर देते हैं। देखो 80% खर्च करते हैं तो 20% बचाते हैं, लेकिन वो बोल रहा है कि 8 यूनिट बचाते हैं। तो 20% का वैल्यू क्या है? 8 यूनिट के बराबर। तो जो इनकम होता है हमेशा 100% होता है, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 8×5=40। मतलब जो मेरा कमाई होगा पहले वाले का वो 40 यूनिट का होगा इनकम। दूसरा बोला है कि वो 85% अपने इनकम का खर्च करता है, इट मीन्स वो 15% बचाता है। तो 15% की वैल्यू क्या है सर? 9 है। तो 100% की वैल्यू निकाल लूंगा, 3×5=15, 3×3=9, 3×3=9। 5% की वैल्यू 3 है, तो 20×5=100% की वैल्यू 20×3=60 होगा। दूसरे वाले की कमाई 60 हो जाएगी। तीसरा वाला है कि वो 75% खर्चा करता है। अगर वो 75% खर्चा करता है तो 25% सेव करता है। बोलोगे हाँ सर, तो 25% की वैल्यू आपका जो है 20 है। 25 चौके 100, 100% की वैल्यू हो जाएगी 20 चौके 80। सर तीसरे की कमाई 80 हो जाएगी। 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म। 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। सर 2:3:4 में उनका इनकम है, लेकिन मुझसे बोला कि जो उनका इनकम है वो 72,000 है। सर ये है कितना? 2, 3, 5, 4, 9, 9 यूनिट इनका इनकम है, और 9 यूनिट की वैल्यू क्या है? 72,000। 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 8,000। मुझसे पूछा गया है कि सेकेंड फैमिली का इनकम क्या है सर? 3 यूनिट, और 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 8×3=24,000। तो सेकेंड फैमिली का इनकम 24,000 होगा। क्लियर है? बताओ भाई, समझ में तो आया? समझ में तो आया कि नहीं आया? बताओ, आया कि नहीं आया? बताओ। आओ इस सवाल को करा दूं, लग रहा है इस सवाल को अब मैं करा दूंगा। हाँ जयप्रकाश, काफी होता है, पता नहीं क्यों। 1-2 बार डॉक्टर से मिला, मुझे टाइम नहीं मिलता अच्छे से इलाज लेने का। कोई भी रीजन हो सकता है। कुछ लोग बोलते हैं स्ट्रेस, नींद नहीं आना, और ये सभी को हो रहा है इस एज में, मतलब काफी लोगों को हो रहा है। मेरे फादर का जितना मेरा हेयर है, इससे ज्यादा मेरे फादर को है। ऐसा भी नहीं कि मेरा जेनेटिक है, और मेरे भैया को मेरे से ज्यादा है। मेरे थोड़े हेयर लॉस होते हैं। अभी कोई आपके अगर नजर में है कोई अच्छा डॉक्टर, तो आप रिकमेंड कर सकते हो। चलो आ जाओ। देखो बोला गया है कि यहां पर इस सवाल को फोकस करेंगे जो छोड़ गया था। पी का जो एक्सपेंडिचर है 1.5 गुना है क्यू के एक्सपेंडिचर के। तो पी का एक्सपेंडिचर बराबर 1.5 गुना ऑफ क्यू का एक्सपेंडिचर। तो पी और क्यू का एक्सपेंडिचर का रेशियो 3:2 है। अब बोला है कि पी जो है 64% खर्च करता है, लेकिन पी खर्च कितना करता है? सर पी अगर 64% सेव करता है तो पी खर्च करता है 36%। तो 36%, लेकिन ये बोल रहा है पी खर्च करता है 3 यूनिट, तो 36% की वैल्यू 3 यूनिट,
तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 3/36, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 3/36 इंटू 100। ये क्या हो जाएगा? पी का इनकम। क्लियर है? बोलोगे हाँ सर। ऐसे ही मैं क्यू का इनकम निकाल दूंगा। क्यू जो है 44% सेव करता है, तो 56% जो है क्यू क्या करता होगा? खर्च करता होगा। तो 56% की वैल्यू क्या है आपकी? 2। तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 2/56, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 2/56 इंटू 100। 2/56 इंटू 100। इसको थोड़ा साइड कर देता तो अच्छा होता, जगह कम पड़ गया, जो कि जगह लेना नहीं था सवाल में। थोड़ा साइड कर देता हूं। देखो 100% की वैल्यू हो जाएगी 2/56 इंटू क्या? 100। अब मुझे पी का इनकम पता है, 12 तिया 36, 4 तिया 12, 25 100 के 100 सर 25/3। और क्यू का इनकम पता है, 2 से काटा 28 दूना 56, 4 7 28, 25 100 के 100, 25/7। अब मुझे दोनों का इनकम पता है और मुझे इनकम का ही रेशियो निकालना है, तो 25 से 25 खत्म, 7:3 जो होगा इनके इनकम का अनुपात हो जाएगा। क्लियर है? बोलोगे हाँ सर। थोड़ी देर पहले इस सवाल में फंसा था ना, मैं बोला था ना सवालों को ईगो पे मत लो। जब आप फंस जाओ, आप जब फंस जाओ तो कभी सवाल को ईगो पे मत लो। ईगो पे ले लोगे परेशान हो जाओगे, सॉल्व नहीं होगा, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। आपके सामने इस बेसिक से सवाल में मैं फंस गया था, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप फंस जाओगे, कोई भी फंस सकता है, सभी लोग इंसान हैं। तो आप ईगो पे ना लेके आराम से सॉल्व करोगे, सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। आपका इनकम एक्सपेंडिचर के 4 सवाल हमने करा दिए, जो कि बहुत अच्छे आए थे। अब अगला है क्वाइन बेस्ड। इस साल का सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है क्वाइन बेस्ड क्वेश्चन। क्वाइन बेस्ड क्वेश्चन, आपके क्वाइन बेस्ड क्वेश्चन से अच्छे सवाल आए हुए हैं, पेशेंस के साथ समझोगे तो आपके क्वाइन बेस्ड क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। क्वाइन बेस्ड क्वेश्चन में हमेशा 3 चीजें होती है। एक होता है डिनोमिनेशन ऑफ क्वाइन, एक होता है नंबर ऑफ क्वाइन, और एक होता है अमाउंट। जैसे मैं एग्जांपल के लिए दो, मैं बोलूं मेरे पास एक 10 के सिक्का है, 5 के कुछ सिक्के हैं, और कुछ हमारे पास 2 के सिक्के हैं। जो हमने बोला ये 10 का सिक्का है, ये 5 का सिक्का है, ये 2 का सिक्का है, तो मैं ये बोल रहा हूं कि जो मेरा क्वाइन का डिनोमिनेशन है 10, 5 और 2 का है। जो 10 का सिक्का, 20 का सिक्का, 5 का सिक्का, 2 का सिक्का, इसे डिनोमिनेशन बोलते हैं। डिनोमिनेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे? पढ़ लो कहीं से, पता नहीं हिंदी में क्या बोलेंगे। डिनोमिनेशन को हिंदी में जो बोलते होंगे, माफ करना मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। दूसरा बोला नंबर ऑफ कॉइन। मैंने बोला कि 10 के जो सिक्के हैं मेरे पास 5 है, 5 के जो सिक्के मेरे पास 10 है, और 2 के जो सिक्के मेरे पास वो 15 है। अब यहां पर नंबर ऑफ कॉइन है कि 10 के सिक्के कितने हैं, 5 के सिक्के कितने हैं, 2 के सिक्के कितने हैं, ये नंबर ऑफ कॉइन है। यहां से अमाउंट निकल के आता है। 10 के सिक्के 5 है तो इसकी वैल्यू 50 हो जाएगी, 5 के सिक्के 10 है तो इसकी वैल्यू भी 50 हो जाएगी, 2 की वैल्यू सिक्के अगर 15 है तो इसकी वैल्यू 30 हो जाएगी। तो 50, 50, 100, सर टोटल मेरे पास अमाउंट 130 है। बस इसी 3 चीज पर पूरे के पूरे क्वाइन के सवाल सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन इस बार के पेपर में थोड़े लेवल बढ़ा के पूछा है, धीरे धीरे हम लोग उस लेवल को टच करेंगे। पहले बेसिक से इस लेवल को कर रहे होंगे, ध्यान देना। बोला गया है कि अ मनी बैग कंटेन्स 1 रुपी, 5 रुपी एंड 10 रुपी कॉइन्स इन द रेशियो ऑफ 3:5:7। अब एक मनी बैग में 3:5:7 के अनुपात में 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं। हमने बोला कि 1 रुपए का सिक्का है, 5 रुपए का सिक्का है, 10 रुपए का सिक्का है। 3:5 और 7 के अनुपात में है। हो सकता है 3x हो सकता है 5x हो सकता है 7x हो, मुझे नहीं पता। अगर आपको x लिखना है तो लिख सकते हो x मल्टीप्लायर। 1 इंटू 3x 3x हो गया, 5 इंटू 5x 25x हो गया, और 10 इंटू 7x 70x हो गया, 25 3 28 70 98x।
ये क्या हुआ, टोटल अमाउंट हुआ। ये डिनोमिनेशन ऑफ कॉइन था, ये नंबर ऑफ कॉइन था, ये अमाउंट था। अमाउंट कितना आया 98x, लेकिन वो क्या बोल रहा है कि द टोटल अमाउंट इन द बैग इज 980। तो 98x की वैल्यू जो होगी वो 980 होगी। तो एक यूनिट की जो वैल्यू होगी वो 10 होगी। मुझसे पूछा गया कि 10 के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। 10 के सिक्के कितने थे 7x, तो 60 इंटू 10 सर 70 हो जाएंगे। जो तेज बच्चा होगा पेन नहीं उठाएगा इस सवाल के लिए, जो तेज बच्चा होगा पेन नहीं उठाएगा, बोलेगा फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 10। 10 रुपीज कॉइन बताने थे सर, 7 यूनिट था, आंसर शुड बी मल्टीपल ऑफ 7। एक ही ऑप्शन 7 का मल्टीपल है, टिक कर दो, झंझट ही नहीं है। 10 के सिक्के कितने पूछे गए थे और 10 के सिक्के कितने थे 7 यूनिट, आंसर शुड बी मल्टीपल ऑफ 7 और एक ही ऑप्शन 7 का मल्टीपल है, काटा खत्म किया। समझ में आया कि नहीं आया? मुझे इतना सॉल्यूशन करने की नीड ही नहीं थी, बस इस सवाल में थोड़ा ध्यान देना था। क्लियर है? आगे बढ़े, बढ़ते हैं भाई। चलो क्या है अगला सवाल, मेरे लाल मेरे गुड्डा मेरे गुड़िया। द क्वेश्चन इज, राधिका ने एक बैंक के कैशियर से 1845 रुपए के चेक के बदले सिक्के लाने का अनुरोध किया। राधिका रिक्वेस्टेड द कैशियर ऑफ अ बैंक टू गेट हर कॉइन्स इन लिeu ऑफ हर चेक वर्थ 1845। कैशियर गेव हर अ पैकेट कंटेनिंग 5, 10, 20 कॉइन्स इन द रेशियो ऑफ 3:5:7। क्या हुआ, राधिका ने 1845 रुपए का सिक्के कैशियर से डिमांड किया। जो कैशियर दिया है उसे 5, 10 और 20 के सिक्के दिए हैं 3:5:7 के फॉर्म में। तो मुझसे पूछा गया व्हाट इज द टोटल वर्थ ऑफ द स्मॉलेस्ट कॉइन रिसीव्ड बाय हर। स्मॉलेस्ट कॉइन का वर्थ क्या होगा टोटल, 5 दिया 15, 15 का एक ही मल्टीपल है। मुझे आंसर तो बी लग रहा है कि 5 जो है सबसे स्मॉलेस्ट है, इसकी 3 कॉइन्स है तो 5:3 15। 15 का मल्टीपल ये भी नहीं, अच्छा 2 ऑप्शन है, ये भी 15 का मल्टीपल है ना, तो ऑप्शन सी भी हो सकता है। लेकिन इतना श्योर हो गया कि ए और डी नहीं होगा, 15 का मल्टीपल सी और बी है, तो आंसर बी और सी में से कोई होगा। मुझे आइडिया नहीं है क्या, आओ करते हैं। 5 रुपीज कॉइन है, 10 रुपीज कॉइन है, 15 रुपीज कॉइन है और ये 3:5:7 में है। तो मैं बोलूंगा 5 दिया 15, 10 5 50 और 15 7 105। सबको जोड़ दिया तो 15 50 65 और 50 170। 170 यूनिट की वैल्यू आ गई मेरी, कितनी 1845। कट नहीं रहा यार, कहीं गड़बड़ कर दिया क्या, कहीं एरर कर दिया क्या? हाँ बताओ। 5 दिया 15, 10 5 50, 15 7 105, 5 5 10 की 0, 5 1 6 1 7 1, सब कुछ तो सही है यार। 17 से कट नहीं रहा यार, यार ये तो कुछ गड़बड़ हो गया लग रहा है, मुझे तो लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गया। अच्छा यहाँ पे 20 है यार, बताओ तुम लोग बोला करो यार, थोड़ा सा बोल दो सर आपने 20 लिखना था, कोई बता भी नहीं रहा है। ऐसे ही गलती मैं पेपर में किया करता था, नहीं तो मेरा रैंक 1 होता। मैं अपने शिफ्ट में प्री में रैंक 1 था, मेंस में हमने छोटी मोटी गलतियां कर दी, 32 पर चला आया। डिस्क्रिप्टिव में थोड़ा और गलती कर दी, 112 पे चला आया। 20 7 140, 140 और 50 190 और ये 205 हो गया। 205 लिखा, सीधा सीधा 9 टाइम्स जा रहा है, 5 9 45, 2 9 18, 9 से खत्म। मुझसे पूछा गया सबसे स्मॉलेस्ट कॉइन का अमाउंट क्या है, तो स्मॉलेस्ट कॉइन का अमाउंट 15 था, तो 15 नोट की वैल्यू हो जाएगी 15 × 9 135। ठीक है, थैंक यू सारे बच्चों को थैंक यू। अच्छा क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 जो है कॉइन्स बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 29 भी आपका कॉइन्स बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 30 भी आपका कॉइन बेस्ड है और क्वेश्चन नंबर 31 भी आपका कॉइन बेस्ड है। ये जब चारों खत्म हो जाएंगे तो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट मेथड कर रहे होंगे। ये 4 सवाल आपके 4 के 4 बहुत अच्छे सवाल है, सारे बच्चे करना शुरू करें, सारे बच्चे करना शुरू करें। क्या है सवाल मेरे लाल? Aman has certain number of notes of a denomination 20 rupees, 10 rupees and which amount to 390. If the number of coins of each kind are interchanged,
then the new amount is 90 less than the before, find the number of notes of 20 denomination। हुआ क्या है कि अमन के पास कुछ निश्चित संख्या में 20 और 10 के नोट है। मान लेते हैं कि x अनुपात y में है। अब उसने जब 20 रुपए की कॉइन x है और 10 रुपए के कॉइन y है, तो उसकी वैल्यू जो है 20x प्लस 10y की क्या आ रही है 390। जब उसने कॉइन की संख्या को रिवर्स कर दिया, कॉइन की संख्या को रिवर्स कर दिया, तो हुआ क्या, मान लो पहले x अनुपात y में था, तो अब बोला कि अगर ये y अनुपात x में होता, कि 20 की कॉइन y होती और 10 की कॉइन x होती, तो ये कहानी ये होता कि 20y प्लस 10x। तब जो पैसा आ रहा है 90 कम आ रहा है, मतलब पहले 390 आया तो अब 90 कम 300 आने लग रहा होगा। बोलोगे हाँ सर, पहले x अनुपात y में था, y अनुपात x में हुआ, तो पहले 20x प्लस 10y बराबर 390, अब 20x प्लस 10 20y प्लस 10x बराबर 300, और कुछ तो कुछ नहीं है ना। बोलोगे नहीं सर। एक काम करूं क्या, बहुत आसान है, एक काम करता हूं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे हम लोग, सीधा सीधा इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, ध्यान दो, लिखना कम पड़ेगा, ध्यान दो। ये हो गया 40y, लिखूंगा नहीं, आपके साथ लिए लिख रहा हूं मैं। 10 दूना 20x और ये हो जाएगा 600, माइनस कर दो, 20x से 20x खत्म, 40 से 10 गया 30y, और 600 से 390 गया, बच गया 210। 3 7 21, y की वैल्यू 7 आ गई। जैसे y की वैल्यू 7 है यहां पुट कर दो, 10 7 70, 20x बराबर हो जाएगा 390 माइनस 70, तो ये हो जाएगा 320 के बराबर, और 320 मतलब 0 0 खत्म, x बराबर 16। मुझसे पूछा गया कि 20 की नोटों की संख्या क्या है, सर 16। हमने ध्यान नहीं दिया, थोड़ा दिमाग तुम लोग लगा देते तो मैं y को बराबर कर देता यार, और आसान हो जाता। सीधे मुझे x ही निकालना था तो मुझे y को बराबर कर देना था, एक ही लाइन में पहले x ही आंसर आ जाता। हमने ध्यान नहीं दिया, आप लोगों को ध्यान देना चाहिए था, ये छोटी छोटी बातें होती है। मुझे 20 के नोट बताने थे, 20 के नोट हमने x मान रखे हैं, तो y को बराबर कर दो, x एक ही बार में आंसर आ जाएगा, एक स्टेप बच जाएगा। क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है, क्लियर है तो आगे बढ़ो। CHSL 2024 में यह सवाल पूछ के एक आपको आइडिया दिया था कि मैं CGL में और हालत खराब करूंगा, और उसने इस सवाल से आइडिया दिया, और फिर जो CGL में 2 सवाल पूछे, काफी लोगों के दिमाग उड़ गया। आओ हम लोग पहले CHSL को सवाल को समझेंगे और फिर CGL के सवाल को सॉल्व करेंगे। सारे बच्चे ध्यान देंगे, सारे बच्चे। PQ को 2, 5 और 10 के सिक्कों का उपयोग करके 150 की राशि का भुगतान करता है। बोलोगे ठीक है सर। आगे बोलो, कुल 50 सिक्कों का उपयोग करता है। ठीक है, यदि 2 और 5 के सिक्कों का अनुपात 5:2 है, तो भुगतान में 10 के कितने सिक्के उपयोग किए गए। बोला गया कि 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के यूज हुए, टोटल पैसे 150 रुपए दिए गए। ठीक है, हुआ क्या है कि टोटल मेरे पास 50 सिक्के हैं। ठीक है, जिसमें 2 और 5 के सिक्के 5:2 में है। ठीक है, हमने बोला ये 2 के सिक्के, ये 5 के सिक्के, ये 10 के सिक्के, ये मान लेते हैं 5x है, ये 2x है, और मुझे इसके बारे में नहीं पता, इसको y मान लेता हूं। ये हो जाएगा 2 5 10x, 5 दूना 10x प्लस 10y। जो टोटल पैसा आ रहा है ये 50 रुपए के बराबर आ रहा है। अगर 0 0 0 0 काट लोगे तो 2x प्लस y बराबर 5 आ रहा है। मुझे साथ के साथ ये भी बोल दिया गया है कि जो टोटल सिक्के है वो 50 है, तो मुझे ये पता है 5x प्लस 2x प्लस y बराबर 50 है, तो 5 2 7x प्लस y बराबर 50। y से y खत्म, 5x बराबर 45 हो गया, तो x बराबर 9 हो गया। और जैसे x बराबर 9 आया तो आई कैन इजीली पुट कि अरे भैया कहां गड़बड़ कर दिया, फिर से कहीं गलती कर दिया। अच्छा 150 था, ये 150 था भाई, 150 था, ये 150 था, ये जो अमाउंट था वो 150 था, तो 35 हो जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा। फिर से समझा देता हूं, परेशान मत होना, फिर से समझाता हूं, ध्यान दो। बोला गया कि जो 2 के सिक्के हैं वो 5:2 में है, 2 और 5 के सिक्के,
तो मैंने बोला 2 के सिक्के 5x है, 5 के सिक्के 2x है, और मुझे ये पता ही नहीं है कि 10 के सिक्के कितने हैं। तो मैं ये बात इजीली बोल दूंगा 10 के सिक्के y है अपने मन से। अब मुझे डिनोमिनेशन ऑफ कॉइन पता है, डिनोमिनेशन ऑफ कॉइन पता है, नंबर ऑफ कॉइन पता है, तो मैं अमाउंट निकाल दूंगा 2 इंटू 5x 10x, 5 इंटू 2x 10x और 10 इंटू y 10y। मुझे ये पता है कि टोटल अमाउंट कितना है सर, 150 रुपए है। तो 10x प्लस 10x प्लस 10y बराबर 150, तो 0 0 0 खत्म, और x प्लस x 2x प्लस y बराबर 15 आया। हमने एक इक्वेशन निकाला। अब मुझे सेकेंड इक्वेशन भी दिया हुआ है कि he uses a total of 50 coins। मुझे पहले से बता दिया है कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन जो है 50 है, तो मैं बोलूंगा 5x प्लस 2x प्लस y की वैल्यू 50 है, तो 7x प्लस y की वैल्यू 50 है, 5x बराबर 35, तो x बराबर 7। तो आई कैन इजिली से कि 5 2 7, 7 7 49 प्लस y बराबर 50 होगा, तो y बराबर 1 आएगा। तो मुझे ये पता चल गया कि 10 के सिक्के कितने हैं, 1 है। 10 के सिक्के कितने हैं, 1 है। क्लियर है? बढ़िया सवाल था, समझ में तो आया? बोलोगे हां सर। अगर समझ में आया पहले इसी को करो, पहले इसी को करो, फिर इसके बाद वाला और अच्छे लेवल का सवाल है, उसे हम लोग कर रहे होंगे। सवाल क्या है मेरे लाल, कि ध्यान देंगे सारे बच्चे, बहुत अच्छा सवाल है, सारे बच्चे ध्यान देंगे कि R pays 100 to P with 5, 2 and 1 coins. The total number of coins used for paying are 40. What is the number of coins of denomination RS5 in the payment? बताओ। बोला गया RP को 5 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपये के सिक्कों के साथ 100 का भुगतान करता है। भुगतान के लिए उपयोग किए गए सिक्कों की कुल संख्या 40 है। भुगतान में 5 के मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या क्या होगी? डिनोमिनेशन को हिंदी में मूल्य वर्ग बोलते हैं। बताइए इस सवाल को एक बार आप पढ़ो, पहले समझ लो, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मैं लगातार एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप लोग का दिमाग हैंग करने लगेगा। एक बार ट्राई ले लोगे, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये सवाल और इसके बाद वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। सर प्रारंभ बैच में रेलवे हो जाएगा? भैया प्रारंभ बैच से आपका रेलवे, CDS, CSET, UPSI, बिहार SSC, कोई भी स्टेट एग्जाम सब हो जाएगा, क्योंकि उसमें ICAR सबके क्वेश्चंस कराए गए हैं, सबके क्वेश्चंस, ICAR के, CDS के, FCAT के, CSET के, UPSI के, BSSC के, SSC, CGL, CHSL, CPO, MTS, GD, कैट के भी कुछ पोर्शन उठाए गए हैं। MP पुलिस का, MPSI का एग्जाम आता है और MP कांस्टेबल के, उसके भी कुछ क्वेश्चन उठाए गए हैं। पढ़ोगे तो पता चलेगा। एक AAI करके एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पेपर होता है, उसके भी क्वेश्चन, DSSB के दिल्ली के, उसके भी क्वेश्चन डाले गए हैं। रेलवे ग्रुप D के भी कुछ क्वेश्चन डाले गए हैं। NTPC के भी कुछ क्वेश्चन डाले गए हैं। पढ़ोगे तो पता चलेगा ना। बहुत रिसर्च करके, बहुत एनालिसिस करके 7000 क्वेश्चन का कलेक्शन है वो। RPF SI और RPF कांस्टेबल का जो पेपर हुआ था, उसके भी क्वेश्चन डाल दिया हूं, अभी अपडेट कर दिया हूं, 2024 वाले, लेटेस्ट वाले। देखो पढ़ने में फोकस करो, आ जाओ। बोला गया कि 5 2 1 के सिक्कों की संख्या का भुगतान 100 रुपए हुआ। मान लेता हूं 5 के सिक्के X है, 2 के सिक्के Y है और 1 के सिक्के Z है। तो 5x प्लस 2y प्लस Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बोलोगे 100 रुपए। मुझे एक इक्वेशन पहले से पता है कि x प्लस वाई प्लस Z की वैल्यू 40 है। 40 ही है ना? बोलोगे हाँ सर 40 है। मुझे बोला गया कि सिक्कों की संख्या 40 है, तो ये हमारा डिनोमिनेशन ऑफ कॉइन है, ये नंबर ऑफ कॉइन है, ये अमाउंट है। तो डिनोमिनेशन ऑफ कॉइन में बोला कि 5 के सिक्के x है, 2 के सिक्के y है, 1 के सिक्के z है, 5 इंटू एक्स, 2 इंटू वाई, 1 इंटू जेड। तो जो मेरा अमाउंट है 5x प्लस 2y प्लस जेड 100 रुपए हो गए और x प्लस वाई प्लस जेड 40 हो गए। बोलोगे ठीक है। अब मुझसे पूछा गया व्हाट इज द नंबर ऑफ कॉइन ऑफ डिनोमिनेशन 5 इन द पेमेंट। 5 रुपए की कितने कॉइन है पेमेंट में? सर कैसे बताऊं, मेरे पास 2 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, सॉल्व भी नहीं हो पाएगा। चैलेंज यही है, ध्यान दो। पहला तरीका हो जाएगा बाई ऑप्शन। अब मैं बाई ऑप्शन जाऊंगा, मुझे नहीं पता ना क्या आंसर होगा। मैं अब एक तरीका और यहां पर मेरे दिमाग में आ रहा है, आपको समझाता हूं। जब भी आपके बड़े डिनोमिनेशन के कॉइन का बात करें, हमेशा आप
लोएस्ट नंबर से स्टार्ट करो, और जब आपसे लोएस्ट डिनोमिनेशन का बात करें हमेशा आप हाईएस्ट से स्टार्ट करो। अब मुझे नहीं पता है, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं, क्या पता ये आइडिया फेल करे, क्या पता ये आइडिया सक्सेसफुल हो, मुझे नहीं पता। अब मुझे 5 रुपए का कॉइन बोला गया तो मैं 13 से स्टार्ट कर सकता हूं। चलो 13 से नहीं स्टार्ट करता हूं, मुझे तो पता है 13 ही आंसर होगा, लेकिन 13 से नहीं स्टार्ट करता हूं, मैं 16 से स्टार्ट कर देता हूं। मान लिया कि 5 रुपए के कॉइन 16 है, मान लिया कि 5 रुपए के कॉइन 16 है, तो x की वैल्यू 16 हो जाएगी। जब x की वैल्यू 16 हो गई तो y प्लस जेड दोनों मिलकर 24 हो जाएगा। बोलोगे हाँ सर, y प्लस जेड दोनों मिलकर 24 हो जाएगा। जब हमने बोला 5 की सिक्के 16 है तो 16 5 80 रुपए इसकी वैल्यू हो जाएगी। बोलोगे हाँ सर। फिर 2y प्लस जेड मिलकर 20 रुपए बनना चाहिए। बोलोगे हाँ सर। सारे बच्चे ध्यान देंगे, फोकस एकदम बोर्ड पर आना चाहिए, नहीं तो एक बार में समझ में नहीं आएगा, फिर बोलोगे मास्टर्स को समझाने नहीं आया। ध्यान दो, हमने बोला कि मान लिया कि 5 के सिक्के 16 है, आप 17 18 किसी को भी ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, 13 भी ले सकते हो। मैं आपको समझाने के लिए 16 लिया हूं, सबसे आसान होगा समझाना। 16 लिया, x की वैल्यू जैसे 16 लिया तो मैं बोला y और z मिलके 24 होंगे। जब x की वैल्यू 16 लिया तो 16 5 80 रुपए यहां हो गए, तो मैं ये बोला कि 2y प्लस जेड मिलके 20 रुपया होंगे। बोलोगे ठीक है सर। अब मैं ये बात बोलता हूं, मुझे सर पहले से पता है कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन 40 है। अब मैं ये मान लेता हूं कि जितने भी 24 कॉइन बचे हैं सारे के सारे सबसे लोएस्ट डिनोमिनेशन के हैं। जो मेरे रेस्ट कॉइन्स हैं, जो मेरे रेस्ट कॉइन्स है उसको मैं मान लेता हूं कि सारे के सारे लोएस्ट डिनोमिनेशन के हैं, मतलब सबके सब 1-1 रुपए के कॉइन है। अब 1-1 रुपए के कॉइन कितने हो जाएंगे सर? y को फिर हमने 0 मान लिया और z को 24 मान लिया, मतलब 1-1 रुपए की वैल्यू 24 हो जाएगी। तो मेरा z की वैल्यू 24 हो जाएगी, तो 80 प्लस 24 104 आएगा। सेटिस्फाई करेगा क्या? नहीं सर। जब मैं x को 16 ले रहा हूं तो 16 5 80 और सबसे लोएस्ट डिनोमिनेशन को कॉइन को मैं सारा का सारा बचा हुआ कॉइन मान ले रहा हूं, तो भी मेरा अमाउंट नहीं दे रहा है। मतलब 16 या 16 के ऊपर कोई भी नंबर को जब 5 का सिक्का का नंबर ऑफ कॉइन मानूंगा तो मेरा आंसर नहीं आएगा। चेक करके देख लो। कोई बोलेगा सर मैं 17 लूंगा, अब 16 के ऊपर सबके सब फेल होंगे, 17 लूंगा। अगर ये 17 हो गया तो ये बचे जाएंगे 23, इसकी वैल्यू हो जाएगी 17 5 85। अब मैं मान लेता हूं जो बचे हैं 23 के 23 कॉइन 1 रुपए के कॉइन है, तो प्लस का 23 सर 85 23 5 3 8 8 2 108 हो जाएगा, जबकि आना तो 100 चाहिए था। कोई बोलेगा मैं 18 लूंगा, 18 जब ये लेगा तो बच जाएगा 22। अब 18 हो गए 5 के सिक्के, तो इसकी वैल्यू 90 रुपए हो गई, और 22 की 22 अगर मैं सबसे लोएस्ट भी मान लूं तो भी इसकी वैल्यू 100 से ज्यादा हो जाएगी। जब मैं 16 17 18 ले रहा हूं तो जो टोटल अमाउंट है वो 100 से ऊपर चला जा रहा है। इट मींस मैं आंसर 16 से नीचे वाला लूंगा, तो एक ही ऑप्शन बच गया 13, सेटिस्फाई कर जाएगा। एक ही आंसर बच गया 13 जो कि सेटिस्फाई कर जाएगा। जब मैं x को 13 लूंगा तो हो जाएगा 13 5 65। अब मुझे ये नहीं पता है कि y को कितना लूं, z को कितना लूं, y को कितना लूं, z को कितना लूं, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं जो भी लूंगा y z को, इस पर आंसर सेटिस्फाई कर जाएगा, इस पर आंसर सेटिस्फाई कर जाएगा, इस पर आंसर सेटिस्फाई कर जाएगा। ये 35 रुपए दे देगा। हो सकता है कि मुझे इसको 27 लेना पड़े, किसी को कुछ लेना पड़े, किसी को कुछ लेना पड़े, मुझे नहीं आइडिया है। अच्छा एक बात बताऊं, ये कहां से केस शुरू हुआ? अगर आप 15 लो, देखो कैसे बोलता हूं ना, x की वैल्यू 15 लो। एक चीज यहां पर, एक और चीज सिखाता हूं। 13 तो आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन एक और चीज सिखाता हूं। मुझसे ये नहीं पूछ सकता ना कि x के पॉसिबल वैल्यू क्या है, y के पॉसिबल वैल्यू क्या है, z के पॉसिबल वैल्यू क्या है, ये नहीं पूछ सकता। मैं आपको बोला कि x की पॉसिबल वैल्यू 15 लो, 15 ले लोगे, ये 25 हो जाएंगे। 15 5 75। अगर मैं ये बोल दूं कि x को 15 लिया, y को 0 लिया और z को 25 लिया, तो देखो क्या होगा, 15 5 75, ये 0 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। मतलब यहां से मैं डायरेक्टली एक स्टेटमेंट जारी कर सकता हूं कि x को मैक्सिमम 15 लिया जा सकता है
और उसके नीचे कोई भी वैल्यू मैं x का ले सकता हूं। 15 से नीचे 14 ले सकता हूं, 13 ले सकता हूं, 12 ले सकता हूं, 11 ले सकता हूं, 10 ले सकता हूं, 8 ले सकता हूं, 9 ले सकता हूं, कुछ भी ले सकता हूं, लेकिन 15 से बड़ा नहीं ले सकता हूं x को। 15 से बड़ा अगर मैं x को लूंगा तो y और z का कोई भी वैल्यू इस 100 रुपए के लिए सेटिस्फाई नहीं करेगी। क्लियर है कि नहीं है, बताओ क्लियर है कि नहीं है। 15 से नीचे 14 ले सकता हूं, 13 ले सकता हूं, 12 ले सकता हूं, 11 ले सकता हूं, मतलब y का मैक्सिमम वैल्यू 15 है और उसके नीचे सारे वैल्यू के लिए, सॉरी x का मैक्सिमम वैल्यू 15 है और उसके नीचे सारे वैल्यू के लिए कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है, क्लियर है। तो अगले सवाल पे मूव करता हूं। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31। सभी को गुड इवनिंग। सभी को गुड इवनिंग। देखो अगला सवाल उससे बेहतरीन सवाल है। बोला गया कि अ पेमेंट ऑफ 120 इज मेड विथ 10, 5 एंड 2 कॉइन्स। अ टोटल ऑफ 25 कॉइन्स आर यूज्ड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द नंबर ऑफ 10 कॉइन्स यूज्ड इन द पेमेंट। 120 का भुगतान 10 रुपए, 5 रुपए और 2 रुपए के सिक्कों से उपयोग करके किया गया है। कुल 25 सिक्के का उपयोग किया जाता है। भाग भुगतान में उपयोग किए गए 10 के सिक्कों की संख्या ज्ञात करिए। देखो मान लेता हूं कि 10 के सिक्के x रहे होंगे, 5 के सिक्के y रहे होंगे और 2 के सिक्के z रहे होंगे और मेरा टोटल अमाउंट आ जाएगा 10x प्लस 5y प्लस 2z बराबर 120। किसी को इस बात से समस्या हो ही नहीं सकता सर। आगे बढ़ो। अब आगे जब मैं जा रहा हूं सर तो हो क्या रहा है, मुझे ये बात बोला गया जो कुल सिक्के हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है वो 25 है। मुझे पता है कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 25 है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं बाई ऑप्शन जाऊंगा, मुझे एक एक ऑप्शन उठाना है। मैं बोला पहले ही कि a को 10 मान लो, a को 10 मान लो। जैसे हमने मतलब मुझसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नंबर ऑफ 10 कॉइन्स यूज इन द पेमेंट। वैसे तो मैं सबसे छोटा से स्टार्ट करता 4 से, लेकिन चलो अपने घर की खेती है, मैं किसी से भी स्टार्ट कर दूं क्योंकि मुझे जाना बाई ऑप्शन नहीं है, कोई मेरे पास और रास्ता है नहीं। जब मुझे बाई ऑप्शन ही जाना है तो मैं ऑप्शन ए को उठा लिया। ऑप्शन ए को उठाया 10, हमने x की वैल्यू मान ली 10, तो आई कैन इजीली से कि y प्लस जेड क्या हो सकता है 15 हो सकता है, y प्लस जेड 15 हो सकता है। अब ये 10 10 100 हुआ। अब इसका वैल्यू क्या 20 हो सकता है। सर अगर मैं बोलूं कि जितने भी बचे हुए सिक्के हैं वो 2 के सिक्के हैं, जितने भी बचे हुए सिक्के हैं वो 2 के सिक्के हैं, तो 15 दूना 30, ये तो 130 हो जाएगा, मतलब ए तो नहीं होगा। अगर मैं जो रेस्ट सिक्के हैं उसको सबसे कम भी मान लेता हूं तो भी आंसर पॉसिबल नहीं है। चलो हमने अगला ऑप्शन उठाया 8, तो हो जाएगा 8, तो बचे हुए 17 सिक्के होंगे, तो बोलूंगा ये 10 8 80, मतलब इसका जो वैल्यू आएगा 40 आएगा। अगर मैं बोल दूं कि सारे के सारे छोटे सिक्के मान लूं, सर ये सेटिस्फाई कर जाएगा, ये सेटिस्फाई कर जाएगा, क्योंकि अगर मैं सारे के सारे छोटे सिक्के भी मान रहा हूं तो 17 दूना 34 हो रहा है, 120 से छोटा आएगा 80 प्लस 34, मतलब ये सेटिस्फाई कर जाएगा। अब क्या ये करेक्ट आंसर है, इसको कैसे पता लगाऊं, चैलेंज ये हुआ, क्या ये करेक्ट आंसर है। जब मैं 6 को लूंगा तो क्या होगा, ये 6 हुआ तो ये 19 हो जाएगा, तो ये 10 के 60 और ये बचा हुआ 60 हो जाएगा। हो नहीं सकता है 60, क्या बिल्कुल हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या आंसर 6 नहीं हो सकता। क्या मैं इसको 4 लूं तो ये मेरा बच जाएगा 21, तो 10 हो के 40, क्या 21 सिक्के मिलके 80 नहीं बना सकते हैं, ये भी हो सकता है। अब जो मेरा चैलेंज है इस तीनों में से कौन सा सही है, इसीलिए प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है सवाल का। पिछला सवाल बाई ऑप्शन पहली बार में पकड़े में आ रहा है, दूसरा सवाल आपको बाई ऑप्शन जाने पर फंसा दे रहा है कि कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। अब मैं यहां पर एक एक ऑप्शन को ट्रायल लूंगा। पहले हम 8 को ट्राई करते हैं, 8 को ट्राई करते हैं। देखो हमने बोला कि जब हमने बोला कि x की वैल्यू 8 है तो y प्लस जेड 17 होगा, बोलोगे हाँ सर, तो हमने बोला y प्लस जेड 17 हो गया, और जब y प्लस जेड 17 होगा तो यहां 10x की वैल्यू 80 होगी, तो 5y प्लस 2z की वैल्यू क्या होगी 40। अब यहां पर मैं चेक करूंगा क्या y और z मेरे करेक्ट
इंटीजर में आ रहे हैं, करेक्ट इंटीजर में आ रहे हैं, चेक करते हैं, आ जाओ। हमने बोला ऊपर वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2y प्लस 2z हो जाएगा बराबर 34। तो 5 से 2 गया 3y बराबर 6, तो y की वैल्यू 2 आ गई। मैंने जब y की वैल्यू 2 निकाला तो आई कैन इजिली से कि z की वैल्यू 15 हो जाएगी। चेक करता हूं कि जब y की वैल्यू 2 रखता हूं, 5 दूना 10 और z की वैल्यू 15 रखता हूं, 15 दूना 30, तो 80 10 90 30 120 सेटिस्फाई कर गया, 8 सही है। अच्छा चलो सर, आप तो बहुत किस्मत के तेज हो, आप दूसरी बार में ही 8 निकाल लिए। अगर मैं 6 पर और 4 पर अटक जाता तो कैसे उसे गलत प्रूफ करता? अगर मैं 6 को उठा लेता कि मेरा x का वैल्यू 6 है, तो मैं कैसे गलत प्रूफ करता कि ये डी आंसर नहीं होगा? या फिर मैं b उठा लेता तो कैसे इसे रॉन्ग प्रूफ करता कि मेरा बी आंसर नहीं है? आओ इसे समझते हैं। ये तो हमने सही आंसर निकाल लिया कि जब मैं y को 2, z को 15 और x को 8 रखता हूं तो मेरे 80 10 90 30 120 सेटिस्फाई करता है। जो बच्चा 6 बोला था गलत है, 8 8 सही है, सी। अब मैं यहां पर सिखाता हूं इसका सेकेंड एस्पेक्ट, ध्यान दो। हमने बोला सर, बोलो हाँ, आप मान लो कि x की वैल्यू 6 है तो ये 6 हो जाएगा 60। जब ये 60 होगा तो 5y प्लस 2z की वैल्यू भी 60 होगी, और जब ये 6 होगा तो y प्लस जेड की वैल्यू 19 होगी। तो आप एक इक्वेशन लिखोगे कि y प्लस जेड की वैल्यू 19 है और 5y प्लस 2z की वैल्यू 60 है। तो या फिर से आप 2 से मल्टीप्लाई करो कि 2y प्लस 2z बराबर हो जाएगा 38 के, 5y माइनस 2y 3y हो जाएगा, और 60 माइनस 38 करोगे आप 22 आ जाएगा। सर y का वैल्यू क्या आ गया? 22/3। और ये बात आपको पता है कि जो नंबर्स होते हैं हमेशा इंटीजर में होते हैं, या तो सिक्के 5 होंगे, या तो सिक्के 7 होंगे, या तो सिक्के 20 होंगे, 30 होंगे, 10 होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे। सिक्के 22/3 नहीं हो सकते, ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। अगर मैं मान लो कि मैंने 4 को उठा लिया तो मैं बोलूंगा कि अगर मेरे सिक्के 4 होते तो ये 10 के 40 होता, इसकी वैल्यू 80 होती, और अगर ये 4 होता तो इसकी वैल्यू 21 होती। तो मैं बोलूंगा y प्लस जेड मेरा 21 है। बोलोगे ठीक है सर। और मैं ये बोला कि 5y प्लस 2z मेरा क्या है? 80 है। फिर से 2 से मल्टीप्लाई करो, 2y प्लस 2z बराबर 42, माइनस करोगे 5 से 2 गया 3y बराबर हो जाएगा 38, y की वैल्यू 38/3। फिर से सर जो y आया वो एक फ्रैक्शन में आया, इंटीजर में आना चाहिए था। तो मेरे ये बात भी हमने प्रूफ किया कि मेरा बी और डी कैसे नहीं हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ सी ही पॉसिबल आंसर है। जबकि ये काम आप पिछले सवाल में नहीं कर सकते थे। पिछले सवाल में आपके बहुत सारे पॉसिबिलिटी निकलते। अगर आपके ऑप्शन में ऐसा दे देता ना, एक ऑप्शन 12 दे देता, एक ऑप्शन 14 दे देता, एक ऑप्शन 15 दे देता, फिर आपकी हालत खराब हो जाती। डायरेक्टली 13 आप सेटिस्फाई करा ले रहे थे, लेकिन आपको ये नहीं आइडिया लग रहा था कि आप y को क्या रखोगे, z को क्या रखोगे, x को क्या रखोगे। हर डिफरेंट एस्पेक्ट में x y z की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है। जब आप कैट का सिलेबस पढ़ते हो वहां पे 3 वेरिएबल इक्वेशन को प्रॉपर दिया जाता है और वहां पे पॉसिबल वैल्यूज से सवाल आते हैं, वहां पे ये चीजें सिखाई जाती है। वैसे मैंने उस लेवल पर नहीं ले गया, इसको मैं बेसिक लेवल से, बेसिक तरीके से, जिससे आप अंडरस्टैंड कर पाओ, सिखा दिया। ठीक है, चलो कॉइन बेस्ड क्वेश्चन आपके यहां पर एंड हुए। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड हम लोग सीख रहे हैं। मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड यहां से सिखा तो दूंगा इसमें, लेकिन इसके अलावा एक वीडियो रिकमेंड करूंगा, इसको एक वीडियो रिकमेंड करूंगा, उस वीडियो को आप लोग जरूर देखना। इसमें आपको 2 ही क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि पेपर में 2 ही सवाल आए हैं। एक ये इजी सा सवाल आया है, इसको आप क्रॉस प्रोडक्ट से करना जरूरी नहीं है, इसको आप रेशियो कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो, लेकिन ये सवाल आपको सिर्फ और सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट से ही करना पड़ेगा, ज्यादा आसान पड़ेगा। तो सीजीएल वाले सवाल क्रॉस प्रोडक्ट से बनेगा। उसके बाद आपके मिसलेनियस सवाल में 1-2 रख दिया था, इजी सवाल थे, उसको भी करा दूंगा। तो आपका जो, अगर चाहते हो सर क्रॉस प्रोडक्ट मेथड के यूजेज और डीपली समझ जाऊं, उसके सारे केसेस को समझ जाऊं, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड कैसे आपके रेशियो में, परसेंटेज में, प्रॉफिट एंड लॉस में, मिक्सचर एलिगेशन में कैसे यूज होता है, सब कुछ सीखना चाहते हो, तो आपके लिए एक वीडियो रिकमेंड करता हूं, उसे आप क्लास के बाद देख लेना। जो बच्चे पढ़े होंगे उन्हें पता होगा, जो बच्चे पढ़े होंगे उन्हें पता होगा। 30 डेज कैलकुलेशन सीरीज का तो नाम सुने ही होंगे, रैंक 1 हो और बड़े बड़े टॉपर्स हो, सब पढ़ के गए हैं। 30 डेज कैलकुलेशन सीरीज चैलेंज, आजकल बढ़िया बढ़िया किताबें इसी नाम से लिख दिया जा रहा है, ध्यान दो भाई। 30 डेज कैलकुलेशन चैलेंज,
देखो 30 डेज कैलकुलेशन भाई ओझा सर ऑलरेडी सर्च में है। अगर आप इसमें जाओगे तो इसका जो प्लेलिस्ट है, देखो ये भी ओझा सर आ जा रहे हैं, बताओ पीछे ही पड़ गए हैं तो कैसे खोलूं यार। इसमें क्रॉस प्रोडक्ट मेथड सर्च कर देता हूं, उसमें एक वीडियो है, उस वीडियो को देख लेना, आ जाएगा। हाँ, कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, इसमें आपके 40 मिनट की वीडियो है, सिर्फ एक मेथड के ऊपर डिस्कशन किया गया है और लगभग 10 से 12 सवाल 13 सवाल इसी मेथड पे कराया गया है। तो सारे के सारे मेथड आपके सारे के सारे टाइप क्लियर हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, उसको देख लेना। यहां पर मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट करा दूंगा, सीधे मैं आपके एप्लीकेशन सिखा रहा हूं, उसके बेसिक्स नहीं सिखा रहा हूं, ठीक है। लेकिन सर पढ़ाते बढ़िया है, कैलकुलेशन सीरीज देख रहा हूं रोज, अरे वाह, चलो फिर तो सही है। चलो चलो इस सवाल को करो फटाफट से, मैं तब तक एक घूंट चाय पीता हूं। देखो बोला गया है कि टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:7 इफ 11 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच द रेशियो बिटवीन द नंबर बिकम 7:20। 3:7 में आपके नंबर है, अगर दोनों से 11 माइनस कर दिया गया तो ये 7:20 में हो जा रहा है। कुछ नहीं करना है, 20 इंटू 3 7 इंटू 7, 60 से 49 गया 11, 11 गुणे 2 222, 11 गुणे 2 220 और 7 गुणे 11 77। 220 से 77 घटाओगे तो क्या बचेगा, सीधा सीधा घटा दो, 143 बचेगा। 11 यूनिट की वैल्यू 143 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 13 हो जाएगी। मुझसे पूछा गया 3 यूनिट की वैल्यू, तो 3 यूनिट की वैल्यू होगी 13 या 39, ऑप्शन है। डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट मेथड आपने लगा दिया, ठीक है। बोलोगे हाँ सर, बोलोगे हाँ सर। अब आपको यहां पर कंप्लीट रेशियो मेथड से भी इस सवाल को कर सकते हो, रेशियो इक्वेटिंग मेथड, कि सर इसके रेशियो के बीच का गैप 4 का है, इसके रेशियो के बीच का गैप 13 का है, तो ऊपर वाले में 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 13 तिया 39 और 13 चौके 52। सर 39 आया मतलब आंसर 13 का मल्टीपल होना चाहिए, ऑप्शन ए। जैसे हमने बोला कि गैप बराबर किया तो 13 तिया 39 मतलब आंसर 39 का मल्टीपल होगा, बात खत्म, ए आंसर। आप रेशियो गैपिंग मेथड भी लगाओगे तो आंसर आपका वही आएगा। लेकिन आपको ये कंडीशन पता होना चाहिए, रेशियो गैपिंग मेथड तभी लगता है जब आपके चेंज जो है इक्वल है, चाहे इक्वल बड़ा हो चाहे इक्वल घटा हो, ठीक। जब एज कराऊंगा तो इस मेथड को और थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर दूंगा। अगला सवाल क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से करो। नीचे वाले कैसे प्रोडक्ट किए, प्रीतम उस वीडियो को आप देख लेना, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड वाले वीडियो को जो रिकमेंड किया, उसमें हमने प्रूफ सिखाया है कि कैसे ये मेथड अप्लाई होता है। 40 मिनट की वीडियो है, अच्छे से देख लेना, उसमें 12-13 क्वेश्चन कराए गए हैं। इस सवाल को करो। सर मैं अभ्यास बैच आज ले लूं तो सर आप मेरा 1 महीने में स्पीड बढ़ा दोगे? नहीं भाई नहीं बढ़ा सकते, मजाक कर रहा हूं। देखो 2 काम करना, आप अभ्यास ले लो, अभ्यास के साथ साथ मैं तो ये बोलता हूं अभ्यास क्यों लोगे, फिर आप परिणाम ले लो। अगर आपको प्रॉपर स्पीड चाहिए तो चैप्टर वाइज इसमें पढ़ाया गया, परिणाम ले लो और प्लस 30 डेज कैलकुलेशन करते रहो। 30 डेज कैलकुलेशन अगर आपको प्रॉपर स्पीड ओरिएंटेड करना है तो अभ्यास भी ले सकते हो, लेकिन इसके साथ ये वाला कॉमन है करना है 30 डेज कैलकुलेशन, ये फिक्स है ये दोनों में। लेकिन परिणाम में आपको जो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन मिल जाएंगे 3,000 के लगभग मिल जाएंगे, और इसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे अभी 25 या 75 750 क्वेश्चन मिलेंगे, और बाद में 250 क्वेश्चन और ऐड हो जाएंगे, जो भी होगा 150 क्वेश्चन और ऐड हो जाएंगे, टोटल 900 क्वेश्चन मिलेंगे, और ये मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे। यहां पर चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिलेगा तो ज्यादा फायदा होगा। तो अगर प्रॉपर स्पीड ओरिएंटेड हो तो इसको लो, ज्यादा बेनिफिशियल होगा, मेरा रिकमेंडेशन है। इससे भी फायदा है, लेकिन अगर इन दोनों में कंपेयर करोगे तो इससे ज्यादा फायदा है।
ये मत सोचना सर पैसा उसमें महंगा फी है तो इसलिए बोल रहे हो। भैया ये लालच के मन से सिर्फ नहीं बोल रहे हैं कि हमारे पास तुम्हारे एक बच्चे से फी ज्यादा आ जाए। जो सच है वो सच है, ध्यान दो। एक कॉलेज में आरंभ में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:6 है। यदि 40 लड़के कॉलेज छोड़ देते हैं और 50 लड़कियां कॉलेज में शामिल हो जाती है तो ये रेशियो 8:11 हो जाता है। फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इनिशियल। 6 का मल्टीपल है, आंसर ये होगा, खत्म। 6 का मल्टीपल देखो खत्म हो गया, सॉल्व करने की क्या जरूरत थी। 6 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है यार, कुछ गलत तो नहीं किया हूं, एक बार देखो। 6 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, टिक कर दो। चलो सॉल्व कर लेते हैं। 11 5 55, 6 8 48, 55 - 48 7 हो गया। 11 चौके 44, 440, 8 5 40, 7 बराबर हो जाएगा 840, 1 बराबर हो जाएगा 120, तो 6 बराबर हो जाएगा 12 6 72। सही था ऑप्शन सी। सीधा सीधा आप 6 का मल्टीपल देख सकते हो, आंसर आ जाएगा। कुछ सवाल इजी थे, हमने लास्ट में रख लिए थे कि इसको छोड़े क्यों, करा ही देता हूं। देखिए, बोलोगे द रेशियो बिटवीन मेल एंड फीमेल मेंबर्स इज 2:3 इफ द नंबर ऑफ मेल नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 200 एंड रेशियो बिकम 5:6। अब सिर्फ मेल नंबर इंक्रीज हुआ है, फीमेल नंबर सेम है। सर फीमेल यहां 6 है तो यहां भी 6 होना चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 दूना 4 और 2 तिया 6 और ये 5:6। सर फीमेल जो इतना वहां थी उतना यहां है, बोलोगे हाँ सर। मेल आपका 1 से बढ़ गया, हाँ सर, लेकिन बोला गया मेल जो है 200 बढ़ा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 200 है। तो मुझसे पूछा है हाउ मेनी फीमेल मेंबर आर देयर। सर 6 का मल्टीपल, 6 दूना 12, 6 दूना 12। क्लियर है कि नहीं है। प्रीतम कुमार मेरे भाई कॉन्सेप्ट जाके पढ़ ले लाल, उसमें आप, मैंने कॉन्सेप्ट पहले क्यों रिकमेंड किया कि जब डिफरेंट साइन होता है तो यहां सम होता है, कॉन्सेप्ट वहां पे सिखाया गया है। जब सेम साइन होता है तो यहां डिफरेंस होता है, जाके कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ ले। ऐसे पूछेगा बार बार कोई फायदा नहीं होगा। 2 सवाल था यहां पर, पेपर में 2 ही सवाल आए थे, हमने करा रखे हैं 12 सवाल, जाके पढ़ लो एक ही कॉन्सेप्ट पर, एक ही मेथड पर। बोला गया इन अ कंपनी द रेशियो ऑफ मेन एंड वुमेन इज 5:3 व्हेन 150 एडिशनल वुमेन आर एम्प्लॉयड देन द रेशियो बिकम्स 5:4। सर पहले भी मेल 5 था, अब भी मेल 5 है, ठीक है। पहले फीमेल 3 थी, अब फीमेल 4 हो गई, 1 यूनिट बढ़ गई, लेकिन वो बोला है 150 बढ़ा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 150 है। तो मुझसे बोला है हाउ मेनी मेन आर एम्प्लॉयड इन द कंपनी। सर 5 यूनिट, तो 15 5 75, 750। बेसिक सवाल, बेसिक सवाल मेरे लाल। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। इन अ कलेक्शन ऑफ रेयर कॉइन्स देयर इज 1 गोल्ड कॉइन फॉर एवरी 4 कॉइन, 1 गोल्ड कॉइन फॉर एवरी नॉन गोल्ड कॉइन। ये गोल्ड है, ये नॉन गोल्ड है। इफ 20 मोर गोल्ड कॉइन्स आर एडेड, अगर ये 20 और ऐड हो गया तो बोला गया कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन टू दैट ऑफ नॉन गोल्ड कॉइन इज 2:3। ये 2:3 हो गया। मुझे ये बात पता है कि सिर्फ ये ऐड हुआ है, इट मीन्स ये सेम होना चाहिए, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अब 3 चौके 12, 4 तिया 12, ये 12 12 बराबर हो गया। ये 3 एकम 3, ये 4 दूना 8। सर ये 5 से बढ़ गया, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या है 20। टोटल नंबर ऑफ कॉइन द कलेक्शन नाउ बिकम, तो बोलोगे सर 4 तिया 12, 4 दूना 8, करेंटली टोटल नंबर ऑफ कॉइन है 20 यूनिट, 5 यूनिट का वैल्यू 20 है, तो 5 चौके 20, तो 20 चौके 80, 80 जो होगा सही उत्तर होगा। बेसिक सवाल तेज करा दिया क्योंकि ये बेसिक सवाल था। ठीक, समझ में आया। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको मिक्स प्रैक्टिस करना है, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना है, तो उसकी दूसरी बैच है जो कि मेंस बैच है, परिणाम बैच। अगर आपको मिक्स प्रैक्टिस करना है तो ये बैच अभी जस्ट ही इंड हुआ है और इसकी फी भी 399 डिस्काउंट में है। इसमें आपको 25 क्लासेस मिल जाएगी, जिसमें हमने 25-25 क्वेश्चंस के मॉक टेस्ट करा रखे हैं, 25-25 क्वेश्चन के मॉक टेस्ट करा रखे हैं। अच्छा, इसमें टोटल 750 क्वेश्चन कराने वाला हूं, हमने गलत लिख दिया था, 900 लिख दिया था। 25-25 क्वेश्चन के 25 मॉक टेस्ट करा रखे हैं। 5 मॉक टेस्ट आपको एग्जाम टाइम और मिलेंगे।
इसमें 30 मॉक टेस्ट का एक बैच है, अभ्यास बैच, जहां पर आपको मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाती है। ठीक है, अगर आपको चैप्टर वाइज पढ़ना है, जैसा कि शशांक पाठक की समस्या है कि सिलेबस कंप्लीट कर ली, स्पीड नहीं बढ़ रहा है, तो मेरे भाई तुम इस बैच में बेनिफिट तो होगा, अगर ज्यादा बेनिफिट चाहिए तो तुम चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करो ना। तुम्हें पता चलेगा कि इस चैप्टर में इस टाइप के सवाल में मैं फंसता हूं, उस चैप्टर में उस टाइप के सवाल में फंसता हूं, इस चैप्टर में इस टाइप के सवाल को ऐसे शॉर्ट ट्रिक से किया जा सकता है। मिक्स सवाल में तुम्हें लगातार उस टाइप के सवाल नहीं मिल रहे होंगे, तुम्हें अपने प्रॉब्लम को पता चलेगा कि हमारे इस चैप्टर में जब 17 टाइप के सवाल बनते हैं तो इस टाइप में मेरा स्पीड नहीं काम करता है, वहां पे मैं फंस जाता हूं, तो मैं यहां ऐसे अप्लाई करूंगा। ये बेनिफिट होता है चैप्टर वाइज में। स्पीड की दिक्कत नहीं है, सिर्फ अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन चाहिए, यू कैन ज्वाइन अभ्यास बैच। टॉप लेवल के क्वेश्चन के कलेक्शन को एक साथ पढ़ाया गया है। ठीक है, अगला चीज है कि सर मुझे फाउंडेशन से पढ़ना है, जीरो लेवल से पढ़ना है और हाई लेवल तक पढ़ना है, एक ही बार पढ़ना है, रोज रोज नहीं पढ़ना है। तो हमने एक ही स्टेटमेंट दिया है, प्रारंभ बैच मतलब एक बार पढ़ो, आखिरी बार पढ़ो। अगर आप 4 मैथ के टीचर से पढ़ चुके होंगे, 5 मैथ के टीचर से पढ़ चुके होंगे, छठा अगर मैं पढ़ा रहा हूं आपको 7वां किसी टीचर की नीड नहीं पड़ेगी। आई एम द लास्ट डेस्टिनेशन, दोबारा आपको किसी को मैथ नहीं पढ़ना पड़ेगा। एक जगह 6000-7000 क्वेश्चन का कलेक्शन मिल जाएगा, टाइप वाइज लेवल वाइज अरेंज किया हुआ, उसके क्विजेज, उसके क्वेश्चन, हर चीज। अगर बोलूं आपसे एक चीज कि आप देखोगे कि आपके कॉन्सेप्ट वाइज रिकॉर्डेड लेक्चर रहेंगे, बूस्टर सेशन रहेगा, जिससे कि आपकी स्पीड इंप्रूव हो जाए। स्पीड बूस्टर सेशन यहां पर स्पेशली दिया गया है हर चैप्टर के, जैसे परसेंटेज से 250 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिए गए, प्रॉफिट लॉस के 200-250 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिए गए अलग से, एसआई के 100-150 क्वेश्चन अलग से प्रैक्टिस करा दिए गए कॉन्सेप्ट के बाद, जिससे कि आपको स्पीड इंप्रूव हो जाए। स्पीड बूस्टर सेशन है। इसके अलावा हर संडे डाउट सेशन लेता हूं, अगर संडे नहीं लिया तो किसी और दिन भी लेता हूं। टाइम टू टाइम जूम सेशन लेते रहता हूं, एग्जाम टाइम पर थोड़ी फ्रीक्वेंसी इसकी बढ़ा देता हूं। अभी एग्जाम का नोटिफिकेशन नहीं है तो थोड़ा शांति बना हुआ है। क्विजेज आप मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कर सकते हो, एक एक क्विज को बार बार लगा सकते हो। अगर मैं बोलूं इसकी फी है 1499 और वैलिडिटी है 1 साल। एक बार पढ़ो, आखिरी बार पढ़ो। ठीक है, प्रखंड सांख्यिकी अधिकारी के लिए हमारे यहाँ बीएसओ स्पेशल बैच है, जिसकी फिक्स फीस जो है 699 है, उसे जाके आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अगर आप उसे पढ़ लो तो उससे आपका काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, सब कुछ उसमें पढ़ाया गया है। बिहार योद्धा चैनल पे आप जाइए, वहां पर बिहार एग्जाम के बारे में हम लोग पढ़ाते हैं। प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी शायद बीएसओ को ही बोलते हैं, मुझे जितना ध्यान है। अगर आप जेएसओ की बात करी होगी तो मुझे जेएसओ का कोई कोर्स यहाँ पर स्पेशल नहीं है। यहाँ पर मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके तक पढ़ाया जाता है और एसएससी के लिए मैं स्पेशल मैथ पढ़ाता हूँ। ठीक है, एनटीपीसी की एग्जाम के बारे में कोई आइडिया नहीं है भाई, तो मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता हूं। चलो आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं, और अगला जो सेशन होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है प्रपोर्शन का। तो सारे बच्चे प्रपोर्शन के सेशन में जरूर आए। प्रपोर्शन का सेशन आपका लगभग 1.5 से 2 घंटे का होगा। 1 से 2 घंटे के बीच में प्रपोर्शन भी होगा और बहुत जबरदस्त तरीके से प्रपोर्शन में पढ़ाऊंगा। और इसका सेशन आपको प्रपोर्शन आपके इस बार के एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, बहुत सारे सवाल आए हैं। प्रपोर्शन का एक स्पेशल सेशन लूंगा। ऑफलाइन बैच के बारे में अभी कोई प्लान नहीं है भाई, क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम नहीं है। अगर टाइम रहता तो मैं जरूर ऑफलाइन खोलता, और ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम भी है और उसमें बहुत ज़्यादा और भी चीज़ें हैं इन्वॉल्व। इसी वजह से मैं अभी ऑफलाइन नहीं आ रहा हूँ। आने वाले टाइम में ऑफलाइन आएंगे, ज़बरदस्त तरीके से आएंगे, और आएंगे तो झंडे गाड़ देंगे। ठीक है, चलो सभी को नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट, मिलेंगे।